अस्सलामुअलैकुम, जुम्मा मुबारक। आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। मैं हूं महक असलम। उम्मीद है कि सब लोग एहतियात कर रहे होंगे, मास्क लगा रहे होंगे, समाजी फासले का ख्याल रख रहे होंगे और आज का दिन का आगाज अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते हैं कि ताजिरों का प्रेशर चल गया है। सिंध हुकूमत ने यू टर्न ले लिया है। कराची में आज मार्केटें नहीं होंगी, अब मार्केटें बंद नहीं होंगी। टाइमिंग भी 6 नहीं 8 बजे तक होंगी। ताजिरों की धमकी के बाद अब मार्केट्स की छुट्टी हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन होगी। याद रहे कि कराची की ताजिर बिरादरी ने मुतालबा किया था और ये कहा था कि हम 6 बजे नहीं बल्कि 8 बजे तक अपनी दुकानें खुली रखेंगे और हुकूमत ने इस मुतालबे को माना भी है। इस मुतालबे को मानने के बाद अब दुकानें शाम 8 बजे तक खुली रहेंगी और इसमें हम देख रहे थे कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और साथ ही साथ जमात इस्लामी ने भी ताजिरों का साथ दिया था और कहा था कि ताजिरों का जो मुतालबा है उसको माना जाए और आखिरकार सिंध हुकूमत ने मान भी लिया। बहुत अच्छा फैसला है। जाहिर है ताजिर बिरादरी पहली परेशान थी और यही उनकी डिस्कशंस होती रही थी कि ऐसा होना चाहिए। जब अगर इस्लामाबाद में फैसला मुख्तलिफ हो रहा है, पंजाब में उसका इतलाक मुख्तलिफ हो रहा है, तो वाई दिस सिचुएशन इज़ इन सिंध के आप जल्दी बंद करें। एनीवेज जी, कराची से खबर एक ये भी है कि तजावुज़ात हटाने से मुताल्लिक कहा यह जा रहा है कि मकीनों को मुतबादिल जगह पहले दी जाएगी, वो चाहे KCR का मामला या दीगर और मार्केट्स का मामला हो। इससे मुताल्लिक अब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी कहा है कि मुतबादिल जगह पहले दी जाएगी। बिलावल भुट्टो भी इससे मुताल्लिक पहले ये कह चुके थे कि अगर मुतबादिल जगह नहीं दी जाएगी तो तजावुज़ात हटाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, वो सपोर्ट नहीं करेंगे इसको। एक और अच्छी खबर ये भी है कि जो कराची के जजीरे हैं और लाहौर के दरियाए रावी के किनारे नया शहर बसना है, उसके लिए डच कंपनी ने सरमायाकारी के लिए पेशकश कर दी है। यानी मामला यहाँ तक तो पहुँच गया, हालांकि अभी इस आइलैंड यानी जो कराची के जजीरों पर शहर बसना, इसका मामला अभी हल हुआ नहीं था। इसके ऊपर तो बहुत बहस हो रही थी, बार बार कहा था कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जैसे लाहौर के बारे में कहा जाता है कि लाहौर से बाहर भी लाहौर ही है, लाहौर के इर्द गिर्द भी लाहौर बसता है। खैर, एक और खबर यह है कि आज बख्तावर भुट्टो की मंगनी है, लेकिन उसमें शरीक नहीं होंगे उनके भाई, इकलौते भाई बिलावल भुट्टो सरदारी। आसिफ अली सरदारी भी अस्पताल में ज़ेर इलाज है, तो आसिफ अली सरदारी भी शरीक नहीं होंगे, लेकिन बिलावल वर्चुअल तकरीब में शिरकत करेंगे। वर्चुअली वो अपनी जो है वो अपनी अपीयरेंस देंगे वीडियो लिंक के जरिए। और हमने देखा था कि बहुत सारे जलसे भी ऐसे हैं जिसके बारे में बिलावल कहते हैं कि मैं वीडियो लिंक के जरिए खिताब करूँगा। बट द पॉइंट इज महक, एक बहन का ये ज़ाहिर है उसकी ख्वाहिश होगी उसका भाई उसके इवेंट में शरीक हो और ख्वाहिश होगी कि वालिद साहब शरीक हों। वालिद साहब हॉस्पिटल में, भाई कोविड-19 पॉजिटिव है, तो थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ कि क्यों इवेंट थोड़ा सा लेट भी हो सकता था। हाँ, लेट हो सकता था, लेकिन मे बी एक पंजाब में ना एक रिवायत ही होती है कि मंगनी की या निकाह की या शादी की जो तारीख रख दी जाती है फिर उसी पे ही काम होता है। लेकिन सवाल मेरा एक यहाँ पर ये है कि आप जलसों से खिताब करेंगे वीडियो लिंक के जरिए, तो आवाम तो आएगी ना। आवाम तो आएगी, ये तो हमने कल भी सवाल उठाया था, उसकी सेहत का भी ख्याल आपने रखना है। एनीवेज, इस वक्त बिलावल हाउस की तो किस्मत चमक गई है, बिकॉज वहाँ पर शहनाइयाँ बजने वाली हैं, वहाँ पर स्टेज लग चुका है, वहाँ पर तैयारियाँ हो चुकी हैं, ओपन एयर ये जो है वहाँ पर तकरीब होगी और सफाइयाँ की जा रही हैं। यानी जो इंतज़ामिया बहुत एक्टिव है, शहर की सफाई हो ना हो, सड़कें साफ़ हो ना हो, बिलावल हाउस आज चमकेगा, आज साफ़ सुथरा होगा। चलिए जी, बढ़ते हैं आगे। UAE ने पाकिस्तानी शहरियों के लिए नए वीज़े का इजरा रोक दिया। ये खबर हमने पहले भी रिपोर्ट की थी। अब सिचुएशन है कि जो दुबई में मुलाजमत के ख्वाहिशमंद अफराद हैं उनका क्या होगा, ये एक सवाल है। कितनी वीज़ा एप्लीकेशंस अब मंजूरी की मुंतज़िर रहेंगी, इस अहम मामले पर तो बात करेंगे। लेकिन कल ही जुल्फी बुखारी साहब ने एक ट्वीट किया था और वो कहते हैं कि ये जो खबर थी ये बेबुनियाद है। वो कहते ये हैं कि ऐसा कोई मामला नहीं है। वो कहते हैं कि हम UAE के मिनिस्टर के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारी बात सुनी। दैट मीन्स ही इज़ ट्राइंग टू शो दिस कि बात हो गई है और अब कोई मुश्किल नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। तो ऐसे में लोग उन्हें कह रहे हैं कि भैया फिर हम आपको देते हैं अपने वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस करवा दीजिए। हाँ ना, लेकिन अब वही बात है कि अगर वो ये करवा देते तो दैट्स मीन कि जो ये चीज़ है वो गलत है और ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई गई। इस पर हम आगे चल के बात करेंगे डिटेल में। अभी खेल के मैदान से खबर यह है आपके लिए कि 6 खिलाड़ियों की गलती ने पूरी टीम को मुश्किल में डाल दिया। खिलाड़ियों ने होटल की लॉबी में बैठक लगाई, बगैर मास्क खाना वसूल किया। क्रिकेट न्यूजीलैंड ने पाकिस्तानी टीम को फाइनल वार्निंग दे दी है, कहा है कि दोबारा खिलाफ वर्जी हुई तो टीम को हम वापस भेज देंगे। और कल ये वसीम खान ने भी कहा कि प्लीज़ खुदारा आप SOPs को फॉलो करें। अगर आप SOPs को फॉलो करते हैं, आप अपना ख्याल रखते हैं, दूसरों का रखते हैं, दैट्स मीन आप अपने मुल्क को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। अच्छा, इस तरह की एक्टिविटीज फिर आपको नहीं करनी चाहिए। ज़रा 6 और टीम्स हैं। अच्छा, वो सारी टीम्स बायोसिक्योर बबल में हैं, कोई उसमें हम देखते हैं कि ऐसा मसला नहीं आता, कोई उसकी वायलेशन नहीं करता। लेकिन हमारे वाले थोड़े से अनोखे हैं
क्या कहते हैं मास्क भी नहीं लगाएंगे, कि महक के वो लोग हैं जिनसे जब आप बात करने मार्केट में जाते हैं वो कहते हैं कोरोना में नजर नहीं आती, तो ये एग्जैक्टली वैसा बिहेव कर रहे हैं। अच्छा, ये दीज आर इन्फ्लुएंसर्स एज वेल, इनको लोग फॉलो करते हैं। तो अगर आप ही मास्क नहीं लगाएंगे, अगर आप ही सोशल डिस्टेंसिंग को इंश्योर नहीं करेंगे, अगर आप ही बायोसिक्योर बबल की धज्जियां उड़ा देंगे, तो फिर आवाम क्या करेगी? अब फिर लोग इन्हें देख के तो सीखते हैं और ये प्रोफेशनल लोग हैं, इनसे लोगों को सबक मिलता है। लेकिन जब लोग इस तरह के काम करेंगे, हमारी ये खिलाड़ी, इनको हम हीरोज कहते हैं, पाकिस्तान की पहचान है, शान है, फखरे पाकिस्तान है, तो इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो SOPs जो कि आपको बताए जा रहे हैं इन्हें फॉलो करें ताकि आवाम को भी कुछ सीखने का मौका मिले और लोगों को ये कहने का बिल्कुल मौका नहीं मिले कि जी आप देखिए हमारे तो खिलाड़ी भी नहीं करते। जब खिलाड़ी नहीं करते तो फिर खेल के मैदानों में ऐसा ही होता है कि फिर उन्हें धमकी या वार्निंग दी जाती है कि भैया हम आपको वापस भेज देंगे, खुदारा आप SOPs को फॉलो करें। क्लियरली कहा है, एक और मिस्टेक की तो वापस जाएंगे, क्योंकि आप सुधर जाइए वरना वापस जाइए। जब यहाँ से गए थे तो सब कुछ साफ क्लियर था, भाई किसी को कोई कोरोना था। फखर जमान की बस ये खबर थी कि उन्हें टेम्परेचर था जिसकी वजह से उन्हें और बाहर निकाल दिया। जिस मुल्क में इस वक्त वो मौजूद है ना, उन्होंने जिस तरह से काम किया है, जिस तरह से कोरोना के खिलाफ उन्होंने जंग लड़ी है, अपने केसेस को उन्होंने बिल्कुल मिनिमल किया, तो ऐसे में अगर कोई और मुल्क, किसी और मुल्क का शहरी वो गलती करेगा, भुगतना उनको पड़ेगा। ये तो भुगतेंगे लेकिन वो भी भुगतेंगे। एनीवेज आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी प्यारी सी खबर। अल्ले, याद तो होगा आपको ये गाना, बलोची के बाद अब सिंधी गीत लोगों को पसंद आएगा कैसे कि अली जफर की जेर निगरानी पुराने गीत को नया अंदाज मिल पाएगा। मारूफ सिंधी गीत अल्ले, इसको दोबारा गाने वाले नौजवान गुलकार आबिद बरोही और अरूज फातिमा आज हमारे मेहमान होंगे। आबिद बरोही तो रैपिंग करते हैं, रैपर हैं, और अरूज क्या उनकी खूबसूरत आवाज़ है, पहले भी हमारी मेहमान बनी थी वो, और अभी ये जो गाना नया अंदाज से गाया गया आज दोबारा से उनसे हम ये सुनेंगे। मजा आएगा ना। मुझे तो अभी सुन के इतना मजा आ रहा है। खैर अब हम जब प्रोग्राम में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और पूरी दुनिया का, मैंने सोचा कि आज आगाज में पूरी दुनिया का चक्कर लगा लेते हैं। पहले वीजा लगवा दिया। ठीक है जी। अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा में 74 साल शख्स ने मगरमच्छ का जबड़ा चीरकर अपने पालतू कुत्ते को छुड़ा लिया और ये अभी हम आपको मनासिर भी दिखा रहे हैं। जंगली हयात की मकामी तंजीम के खुद का कैमरे ने ये तमाम मनासिर वीडियो की शक्ल में महफूज कर लिए, जिसे अगले ही रोज़ सोशल मीडिया पर जारी कर दिया गया और ये वीडियो वायरल भी हुई। और मतलब बड़ा मुश्किल है खतरे में हाथ डालना, मगरमच्छ के मुंह में हाथ डालना और फिर अपना कुत्ता बाहर निकालना। वो कुत्ता उनको इतना अजीज था, उन्होंने इसको बचाने के लिए खतरा मोल लिया। अच्छा, एक और ख़बर हमारे पास है कि जापान की एक कंपनी है, उन्होंने कोविड-19 से बचने के लिए बड़ा ख़ास किस्म का मास्क तैयार किया। बड़ा महंगा ये मास्क है, 10 लाख येन तकरीबन बनते हैं जनाब, 15,28,000 पाकिस्तानी रुपए। हाथ से बनाए गए इस मास्क में 0.7 कैरेट हीरा, ये तो जड़ा ही हुआ है, इसके अलावा 3 सच्चे से मोती भी हैं, महंगा सा क्रिस्टल भी है, और यानी क्रिस्टल के छोटे छोटे से पीसेस इसमें लगाए गए। तो इट्स ब्यूटीफुल। ऐसा देख के लगता ही नहीं मास्क, लगता है कि वो शायद किसी फैब्रिक के ऊपर उन्होंने कोई एम्ब्रॉयडरी की हुई है, कुछ लगाया हुआ है, नक्शो निगार का काम है। नेकलेस वो डिस्प्ले किया हुआ है, नक्शो निगार का काम है। और इतना महंगा पहनेगा कौन, खरीदेगा कौन? बस ये मेरा ख्याल है संभाल के रखना ही होगा। हमें गिफ्ट कर दो। एक और खबर ये कि अमारात में होने वाले एक मुनफरिद मुकाबले में दौड़ते हुए तस्वीर खिंचवाकर अगर आप सोशल मीडिया पर पोस्ट करेंगे तो आपको लाखों दरहम के इनामात दिए जाएंगे। बिल्कुल सही है जी। दुबई के महकमा सियाहत ने रियासत में दुबई फिटनेस चैलेंज का आगाज़ किया है और जो भी दुबई में रहता है वो इस 27 नवंबर को दुबई के किसी भी मकाम पर अकेले या ख़ानदान के साथ जॉगिंग, दौड़ या वॉक के लिए बाहर निकले। चैलेंज में ये बात शामिल है कि इस दौड़, जॉगिंग या चहलकदमी के दौरान उम्मीदवारों को दुबई के किसी मारूफ मकाम या लैंडमार्क पर तस्वीर खिंचवा कर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करना होगी। अच्छा, मेरे भाई, क्योंकि वहाँ पर मैं उससे पूछ रहा था कि आर यू टेकिंग पार्ट इन दिस, तो उसने कहा नहीं, मैं आजकल अबू धाबी में, और अबू धाबी से मैं दुबई जा नहीं सकता क्योंकि आजकल ये बड़ा मसला है ना कि इफ़ यू आर इन अबू धाबी यू कैन नॉट गो टू दुबई, तो ये वहाँ पे एक इशू है। तो जो दुबई में रहते हैं सिर्फ वो ये कर सकेंगे। अच्छा चलिए जी, खबर हमारे पास आज बड़ी एक अच्छी सी खबर है। महंगाई के इस दौर में बहुत महंगी सी एक चीज हो गई है थोड़ी सी सस्ती। पाकिस्तान का बिटकॉइन क्या है? चलगोजे थोड़ी सी पहुंच में आना शुरू हो गए हैं। तो जनाब बात हो रही है चलगोजे की, तो इसकी कीमत रवा सीजन में 6,000 रुपये फी किलो रहेगी। महक असलम मार्केट गई थी और किस क्वालिटी का चलगोजा किस दाम पर मिल रहा है और क्या खबरें हैं, क्या और सस्ता होगा? क्योंकि कह रहे हैं कि जो डिमांड है वो थोड़ी सी कम हो गई है, क्योंकि जाहिर है हमने पिछले कई सालों से देखा 8,000 10,000 इसकी कीमत चली गई थी, लोग फिर खरीदते नहीं थे। तो चलते हैं देखते हैं महक किस मार्केट में गई और कौन सा चलगोजा किस दाम पर उनको मिला। जनाब
सर्दियाँ आती हैं, बहुत सारी सौगातें साथ लाती हैं। किशमिश, अखरोट, बादाम, मूंगफली और काजू और साथ ही साथ पाकिस्तानी बिटकॉइन यानी चिलगोजा सबसे ऊपर नजर आ रहा है। क्या प्राइस है भैया? ये तो दुकानदारों से बात करने की हम जब कोशिश करेंगे तभी पता चलेगा। मैं दुकानदार बिल्कुल नहीं हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे खड़ी हूँ और एंजॉय कर रही हूँ क्योंकि मुझे देख के लग रहा है चीज़ें बहुत महंगी है, मेरी पहुँच से दूर है। आम आवाम खरीद पा रही है। जब आती है दुकान पे किस चीज़ की सबसे ज़्यादा डिमांड होती है? क्या ये कहा जाता है कि प्लीज़ थोड़े से प्राइस आप कम कर लें, थोड़ी सी कीमतें आप नीचे लें? ये सारे सवालात, ये सारी बातें आज हम जानने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आपके लिए अच्छी खबर ये हो कि चिलगोज़ों का रेट कम हो गया हो, जो मूंगफली है उसके दाम गिर गए हो, अखरोट जो है, जो कागजी अखरोट है वो मज़ीद सस्ता हो गया हो, जो बाकी वाला अखरोट है यानी जो अमेरिका का अखरोट है उसने थोड़े से नखरे कम कर दिए हो। तो जनाब ये आज हम बात करेंगे दुकानदारों से, ख़रीदारों से, उनके मसाइल सुनेंगे कि सर्दियों की सौगातों को वो मिस कितना कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी से उनके रेट कम हो और जल्दी जल्दी वो ख़रीदना शुरू करें। तो आइए बात करने की कोशिश करते हैं। तो दुकानदार के साथ मैं मौजूद हूँ और मैं चाहूँगी कि मेरा कैमरा आपको दिखाए। इनके पास सर्दियों की सौगात हर चीज़ मौजूद है। बादाम है यहाँ पर, मूंगफलियाँ हैं यहाँ पर, इसके अलावा चिलगोज़े यहाँ पर हैं जिनको पाकिस्तान का बिटकॉइन कहा जा रहा था गुज़श्ता साल, लेकिन अब ऐसा नहीं है क्योंकि बात करने पे हमें पता चला कि चिलगोज़ों के रेट नीचे आ चुके हैं। काजू है, किशमिश है, अंजीर है। तो दुकानदार से बात करते हैं, भाई साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या रेट चले हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, चिलगोज़ों का क्या रेट है? अच्छा क्वालिटी जो एक्सपोर्ट का जो बाहर जाता है वो 8,000 रुपए किलो है। और जो 13,000 आप बता रहे हैं? 13,000 जो है वो छिला हुआ चिलगोज़ा है। अच्छा, जी, वो बगैर छिलके का होता है, मगज़ होता है, वो दवाई में इस्तेमाल होता है, इस वजह से वो महंगा होता है। अच्छा। जी, उसमें ख़राब दाना नहीं निकलता है। उसके सस्ते होने के कोई इम्कान होते हैं? सस्ते इसलिए होते हैं कि बाहर की जो ट्रांसपोर्ट बंद होती है, बाहर नहीं जाता है, तो मुल्क के अंदर सस्ता हो जाता है चिलगोज़ा। क्योंकि हमारे मुल्क की ख़ास कर ये सौगात है कि हमारे मुल्क के अक्सर इलाकों में होता है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने पैकिंग भी की हुई है चिलगोज़ों की, मैं चाहूँगी कि आप देखें भी। अच्छा, ये पैकिंग वाला चिलगोज़ा है, ये खुला चिलगोज़ा है। अच्छा, खुले चिलगोज़ा जो कि पैकिंग में नहीं है, इसके क्या रेट है? ये खुला चिलगोज़ा हमारे पास 3,000-4,000 रुपए किलो है, खुला वाला। जी। और ये जो पैकिंग वाला है? ये पैकिंग वाला जो है अच्छा क्वालिटी का जो है, ये वाला जो मौजूद है ये 7,500 रुपये से 7,200 तक हम बेचते हैं। तो एक दुकानदार से बात करने के बाद मैंने सोचा खरीदार से भी बात कर लेते हैं। एक भाई साहब मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि वो मार्केट में क्या खरीदने आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं चिलगोज़े। आप चिलगोज़े खरीदने आए? जी जी, खरीद लिए? अभी लूँगा। अच्छा, कुछ रेट वेट पता किया? रेट पहले जो था वो था 8,000 रुपये, अब इन्होंने 6,000 रुपये कर दिया है। अच्छा। हाँ, साढ़े 6,000। अच्छा चिलगोज़ा जो है गोल्ड वाला वो, और अंजीर का भी भाव आपने पता किया और आपने चिलगोज़ों का भी पता किया? जी, तो 2,000 रुपये अंजीर के, तो 1,800 इन्होंने कर दिए, 200 रुपये कम करें। और जो 8,000 रुपये चिलगोज़ा था उसके इन्होंने अपना 6,000 रुपये करें। कुछ खरीदा है अभी तक आप? मैंने खजूर खरीदा है। अच्छा। और बादाम खरीदा है। अच्छा, जो पिछले साल रेट से उन्हीं रेट पे मिले? नहीं, कम हुए, ज़्यादा हुए? ज़्यादा हुए। ज़्यादा हो गए। अच्छा, चिलगोज़ा खरीदने का इरादा नहीं है? नहीं, चिलगोज़ा तो बहुत ज़माना हो गया खाए हुए। कितनी देर हो गई? कुछ याद है आखिरी दफ़ा चिलगोज़ा कब मुंह में डाला था? आखिरी दफ़ा चिलगोज़ा बचपन में ही खाया। बचपन में खाया था? मतलब लगभग कोई 20 साल हो गए? जी। हाँ, 20 साल पहले चिलगोज़ा खाया था। अभी तो 8,000 10,000 किलो से कम नहीं है। जो हमारी गुंजाइश में नहीं है। जो सस्ती है, बादाम में भी फ़र्क है रेट्स में। जितनी दफ़ा आते हैं अभी कुछ है, बाद में जब आओ तो रेट में फ़र्क ही होता है। तो बच्चे कहते नहीं अब्बा चिलगोज़ा खाना है? जी बिल्कुल। क्या कहते हैं आप फिर? कहते हैं बस मूंगफली या दूसरी चीज़ें खिला देते हैं। एक और दुकान में मैं मौजूद हूँ और दुकान में इतनी सारी सर्दियों की सौगातें हैं, इतने सारे ड्राई फ्रूट्स हैं कि दिल कर रहा थोड़े थोड़े मैं ख़रीद लूँ, लेकिन महंगाई बहुत है। अब पता नहीं यहाँ पर महंगे मिल रहे हैं या सस्ते, ये हम भाई साहब से पूछने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, क्या है? अल्लाह का शुक्र। मुझे ये बताएं कि सबसे ज़्यादा महंगी इस वक्त क्या चीज़ मिल रही है? चिलगोज़ा सबसे महंगा वाला।
हैं कितने महंगे? वज़ा तकरीबन 4000 से लेकर 6000 तक है रेट। पिछले साल चिलगोज़ों के क्या रेट? पिछले साल तकरीबन 8000 9000 रुपये का इस दफ़ा तो 6000 है। इस दफ़ा सस्ता हुआ है, लेकिन लोगों के पास पैसा नहीं है लॉकडाउन की वजह से। तो अब एमी दे देते हैं, एमी कोई कहे आके हमें थोड़े चिलगोज़े दे दो, एमी दे देंगे इसी चखाने के लिए। मैं कहूँ मुझे एमी चिलगोज़े दे दो मुझे दे देंगे? बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे। अच्छा मुझे बताएं कि ये चिलगोज़ों के रेट गिरने की वजह क्या है? ये बार का सप्लाई बंद हुआ है, इसकी वजह है। अच्छा आवाम जब आती है खरीदारी के लिए, जब ख़वातीन आती हैं, मर्द हज़रात आते हैं, ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की करते हैं? सबसे पहले तो बादाम और पिस्ते का पूछते हैं। पिस्ते के प्राइस पूछ के, कीमतें पूछे भाग जाते हो? नहीं, कोई जब लेता है तो ज़रूरत लेंगे, सर्दी है खाना चाहिए, दिल चाहता है कि खा लेवे, थोड़ा बहुत खाता है, थोड़ा थोड़ा कोई पाव लेता है, कोई आधा पाव लेता है, कोई किलो लेता है। आपने सबसे सस्ता चिलगोज़ा कब खाया था? सबसे सस्ता खाया 12 रुपए किलो सन 67 में। 12 रुपए किलो? 12 रुपए किलो। और बेहतरीन वाला चिलगोज़ा? बेहतरीन वाला चिलगोज़ा। अच्छा, तो अब आपको वो दौर याद आता है? बिल्कुल याद आता है। बच्चों को बताते हैं? बच्चों को बताते हैं, नवासों को बताते हैं। अच्छा कि बेटा 12 रुपए किलो खाया है तुम्हारे नाना ने चिलगोज़ा। जी अंकल जी, अब जो महंगाई बढ़ गई है, अब तो हर चीज़ जो है आसमान से बातें कर रही है, तो मल्टीप्लाई हो रही है ना, पहले प्लस होती थी, मल्टीप्लाई हो रही है। 1995 में जलगोजे की कीमत 700-800 रुपए थी किलो पर किलो। 95-96 की बात है। अभी जो है तकरीबन 7000-8000। मार्केट में जिसका दिल चाह रहा है वो अपने रेट से बेच रहा है। ड्राई फ्रूट आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर है। अच्छा, सबसे ज्यादा सर्दियों में लोग किस चीज़ की आके डिमांड करते हैं? डिमांड तो तकरीबन सभी की है, ज़्यादातर अखरोट है, बादाम है, काजू है, पिस्ता है, ये ज़्यादा चलता है। पाकिस्तानी बादाम होता है? पाकिस्तानी बादाम होता है, ये लगा हुआ आगे, लेकिन इसके अंदर थोड़ा कड़वा निकलता है, लोग इसलिए इसको लाइक नहीं करते। वो पीछे लगा हुआ है अमेरिकन फली बादाम, उसको ज़्यादा लोग लाइक करते हैं। सॉफ्ट होता है, हाथ से टूट जाता है। मीठा होता है? तोड़ सकती है, मीठा होता है। मीठा होता है। मार्केट सर्च की, लोगों से बात की, खरीदारों से बात की, उनके दुख भी सुने, उनके शिकवे भी सुने। लोग चाह रहे थे कि वो ज़्यादा मिकदार में चीज़ें खरीदें, लेकिन उन्होंने कम मिकदार में चीज़ें खरीदी, ज़्यादा सारे पैसों में कम चीज़ें आई। चिलगोज़ा हो, मूंगफली हो, अखरोट हो, अंजीर हो, पिस्ता हो, बादाम हो, काजू हो, या फिर कोई और सर्दी की सौगात हो। गोया मार्केट सर्च करने के बाद ये पता चला कि आवाम की पहुंच से ये चीज़ें अभी दूर हैं। पाकिस्तानी बिटकॉइन, जिसके बारे में हमने दुकानों पे सुना कि कुछ सस्ता हो रहा है, लेकिन वो जितना भी सस्ता हो जाए अभी आवाम की पहुंच से बहुत ज़्यादा दूर है। क्योंकि एक वक्त वो जब 12 रुपये किलो ख़रीदा गया चिलगोज़ा, और एक वक्त ये जब 8000 रुपये में या 6000 रुपये में चिलगोज़ा ख़रीदा जा रहा है, तो यकीनन आवाम को थोड़ी सी मुश्किलात होती हैं, आवाम को थोड़ी सी मुश्किलात का सामना होता है। अब करना ये है कि दुआ करनी है हमने कि सर्दियों की सौगातों की कीमतें नीचे आ जाए, ताकि मैं, आप, हम सब लोग ये खरीद सकें, सर्दियों को एंजॉय कर सकें। और ये दुकानदार ने बिल्कुल ठीक कहा था महक कि जिस जो आता है वो फिर खरीदने ही आता है, वो खरीद कर ही जाता है। जितनी भी महंगाई हो, बहुत चीज़ें महंगी, चिलगोज़ा उस तरह से महंगा नहीं हुआ जिस तरह से हम बाकी चीज़ों में देखते हैं। एनीवेज जी, अभी ब्रेक का वक्त हो चुका है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे, अगर आप आज अप्लाई करते हैं दुबई का वीज़ा तो क्या वो प्रोसेस होगा, क्या आपको वीज़ा मिलेगा, चाहे आप घूमने फिरने जा रहे हैं, चाहे आप जॉब के ख्वाहिशमंद हैं। जुल्फी बुखारी ने तो कहा कि मामलात सुलझ गए हैं, मामलात बन गए हैं, जा सकते हैं, लेकिन क्या वाकई मामला ऐसा है कि आज अप्लाई करने पर वीज़ा लगेगा? इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद, साथ रहिए। वेलकम बैक। तो अब एक अहम मौजू पे बात करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान समेत 13 ममालिक के शहरियों के लिए नए वीज़े का इजरा रोक दिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात के सरकारी कारोबारी पाक की जानिब से जारी दस्तावेजात के मुताबिक इन 13 ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, शाम और सोमालिया समेत ज़्यादातर मुसलमान मुल्क शामिल हैं।
इस पाबंदी के बाद दुबई में नौकरी के ख्वाहिशमंद अफराद का क्या होगा, उनका रोजगार कैसे चलेगा, इस समय दीगर पहलुओं पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं चेयरमैन ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर एसोसिएशन मोहम्मद उस्मान साहब। सर गुड मॉर्निंग, वेलकम टू नया दिन। सर ये बात करना इसलिए भी ज़रूरी है कि खबर आती है और उसके बाद फिर जुल्फी बुखारी सब ट्वीट करते हैं कि ऐसा कोई मामला नहीं है, वो कहते हैं कि बात हो गई है वहाँ के मिनिस्टर से और अभी चीज़ें सुलझ गई हैं। ये खबर भी आपके पास आई होगी। सर बिफोर वी गो अहेड, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा नाज़रीन के समझने के लिए हम फिगर से बात करने का आगाज़ करते हैं कि सर पिछले 2-4 साल में अगर हम ईयर वाइज बात कर लें कि पाकिस्तान से कितनी वर्क फोर्स UAE में गई है, तो सर अगर आप प्लीज़ शेयर कर सकें 2016 से आगे की फिगर्स। जी सर, 2016 में तकरीबन जो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स हैं 2,90,000 लोग UAE में गए हैं पाकिस्तान से। ठीक है। और 2017 में तकरीबन 2,75,000 लोगों ने ट्रैवल किया है वर्क वीज़े पे। ठीक। इसी तरह 2018 में 2,08,000 लोगों ने ट्रैवल किया है। इसी तरह 2019 में 2,11,000। अब ये 2020 की बात कर रहा हूँ, इसमें ड्यू टू कोविड डिक्रीज हुआ है, लेकिन अक्टूबर तक की जो हमारे पास फिगर है वो 51,000 दैट्स अंडरस्टैंडेबल सर, ड्यू टू कोविड ये हुआ। सर ये तो हो गई वर्क फोर्स की बात। अब मुझे सर बताएं कि चंद रोज पहले खबर आती है कि UAE ने पाबंदी लगाई है विजिट वीजा पर भी, इसका एक नोटिफिकेशन भी आया था। सर उससे मुताल्लिक भी आप कंफर्म करते हैं कि कोई तरदीद आई थी उसकी कि वो मामला क्या हुआ फिर या नहीं? नहीं, विजिट देखिए हमारा हम तो रिलेटेड है वर्क वीजे से, लेकिन विजिट भी एक है, उसकी कोई तरदीद नहीं आई। ठीक है। अब सर मुझे बताएं कि गवर्नमेंट की तरफ से या वहाँ से। ठीक है। अब सर ये बताएं कि ये जो मामला रिपोर्ट हुआ इससे मुताल्लिक हमारे पास तो खबर ये है कि सिक्योरिटी मामलात को मद्देनजर रखते हुए UAE ने फैसला किया है और इन ममालिक पर पाबंदी लगाई। दैट इंक्लूड्स पाकिस्तान, दैट इंक्लूड्स टर्की एज वेल। सर इससे मुताल्लिक मैं ज़रा आप यू नॉट द राइट पर्सन कि आपसे सिक्योरिटी मामला पर बात करूँ, लेकिन सर ये इससे नुकसान तो होगा अगर ये मामलात इस तरह से सामने आते हैं कि इन ममालिक के वर्क फोर्स पर पाबंदी लग सकती है, लगा दी गई है, तो सर इससे कंसर्न तो है आपका भी और उस शख्स का भी जिसकी ख्वाहिश है आगे चलकर जाने की UAE में। जी सर, कंसर्न बिल्कुल है, लेकिन सिक्योरिटी मामलात पे मैं बात नहीं करूंगा, ये गवर्नमेंट बात कर सकती है। ये जो है ना, ये खबर गवर्नमेंट की तरफ से जारी नहीं की गई, UAE गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक, ये एक सोशल मीडिया की या मीडिया की खबर है। ठीक है सर, समझ गए। अच्छा ये कहिएगा कि क्या हुकूमत पाकिस्तान वीज़ा पॉलिसी पर नजरसानी के लिए इन ममालिक से राबते में है, कोई बातचीत कर रही है? जी, कल जब मुझे कॉल आई थी कि आपके TV चैनल से कि सुबह आपने हमारे साथ बात करनी है, तो फिर हमारे जो हैं डायरेक्टर जनरल ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन फॉर ओवरसीज पाकिस्तानीज, वो हैं जनाब काशिफ अहमद नूर साहब। मेरी कल उनसे बात हुई डिटेल, उन्होंने मुझे बता दिया कि कल हमारे जो मिनिस्टर हैं जुल्फ़िकार बुखारी साहब, उनकी कल वहाँ के लेबर मिनिस्टर से, जिनका नाम भी मेरे ख्याल में शाम को ट्वीट भी आ गया था, उनसे उनकी बात हुई है और उन्होंने डिनाई किया है कि पाकिस्तान के लिए वर्क फोर्स के लिए कोई पाबंदी नहीं है, कोई बैन नहीं है। मैं वर्क वीज़े की बात। अच्छा सर, उन्होंने ये कहा है जी मैं थोड़ा, उन्होंने ये कहा है जो मुझे DG साहब ने ब्रीफ किया, उन्होंने ये कहा है और आज उन्होंने कहा था कि मैं ऑफिशियल लेटर भी इशू कर दूंगा। उन्होंने ये कहा है कि जी DG साहब ने कहा कि हमने बताया कि 17,000 पाइपलाइन में है वीज़े, अच्छा, जो कि अंडर प्रोसेस है। या सर मैं एक बात समझना चाह रहा हूँ आपसे, मैं एक बात समझना चाह रहा हूँ सर बात आपसे कि जिस तरह जुल्फी साहब ने ट्वीट किया, चलिए हम मान लेते हैं कि मामलात ऐसे नहीं है, हम मान लेते हैं देयर इज नो बैन। सर अगर सिचुएशन वाकई ऐसी है तो मुझे सर बताएं कि पिछले हफ्ते में, पिछले चंद दिनों में अप्लाई किया हो किसी ने वीज़ा, वर्क वीज़ा, और वो अप्रूव हुआ हो। मैं इसी पे बात करना चाहता हूँ। कल जो जुल्फ़िकार बुखारी साहब की बात हुई मिनिस्टर से और मुझे डिटेल बताई गई, उन्होंने ये कहा कि मिनिस्टर ऑफ लेबर वहाँ के जो हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो हमारे यहाँ पर जो लोग डेटाबेस में एंटर्ड हैं, जो बेरोज़गार हुए हैं, सबसे पहले ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम है, हम एक तो कोविड को मैनेज कर रहे हैं, उसके हिसाब से हर कंट्री को वीज़ा दे रहे हैं। दूसरा ये है
कि हम उनको पहले अकोमोडेट कर रहे हैं। अब बात हुई कि जी 17,000 जो पाकिस्तान की वर्क फोर्स है जो रेडी टू ट्रैवल है या अंडर प्रोसेस है, उन्होंने कहा जी जिनके भी वीज़े अप्लाइड है, और मैं भी रिक्वेस्ट करूँगा यूएई गवर्नमेंट से अपने तवस्सुत से, क्योंकि जितना भी ये काम होता है गल्फ़ कंट्रीज़ में या जितनी भी मैन पावर जाती है उसमें 98-99% हमारे जो प्राइवेट सेक्टर है, जो हम ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स हैं, ओपीज़ कहते हैं, सारा उसमें हमारा शेयर होता है। उसमें ये रिक्वेस्ट करेंगे हम भी, और उन्होंने भी हमें यकीन दिलाया डीजी साहब ने, उन्होंने कहा है कि जिस कंपनी को वर्क फोर्स चाहिए पाकिस्तान से और उनके अंडर प्रोसेस हैं, वो रिक्वेस्ट करें मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को, उनके वीज़े यानी आप कह रहे हैं कि फ्राम टुडे और फ्राम संडे, तो वो वीज़े इशू हो जाएंगे। ये मुझे डायरेक्टर जनरल साहब ने बताया। सर ये बात अपनी जगह, लेकिन मेरा सवाल अब भी वही, क्या प्रोसेस हो रहा है, क्या प्रोसेस हुआ है, किसी को वीज़ा रिसेंटली मिला है सर वहाँ पे? सर ये तो खबर आई है ना परसों रात को, और कल का दिन था। कल नहीं सर, अगर जुल्फी साहब ये कह रहे हैं देयर इज नो बैन, सर इफ ही इज सेइंग देयर इज नो बैन, तो सवाल बनता है कि अगर बैन नहीं है तो क्या वीजा नॉर्मली जो प्रोसेस होता है उस तरह प्रोसेस हो रहा है या नहीं हो रहा? अगर हो रहा है दैट मींस देयर इज नो बैन, अगर नहीं हो रहा इट मींस देयर इज समथिंग। ऑलरेडी सर जो लोग सिलेक्ट हुए इस कोविड के बाद, जब फ्लाइट शुरू हुई, वो उनकी जो है सारी पर उनकी जो रिक्वायरमेंट है, ये देखिए बाई नेम वीजा आता है, पहले डिमांड आती है फिर बाई नेम, वो सब अंडर प्रोसेस है। अब ये नेक्स्ट वीक में पता चलेगा संडे के बाद, क्योंकि 2 दिन हॉलीडे है वहाँ। सर एक बात और सर, और पता चलेगा, ठीक है संडे के बाद मालूम होगा सर कि नहीं होता है। ठीक सर, एक बात प्लीज क्लियर कीजिएगा, जो फिगर्स आपने दिए हैं और जो जुल्फी साहब ने ट्वीट किया, वो कहते हैं 11% नॉलेज वर्कर्स में वो देख रहे हैं कि वो बढ़ चुके हैं। नॉलेज वर्कर्स मीन प्रोग्रामर्स, फिजिशियंस, फार्मासिस्ट, साइंटिस्ट। सर ये आपके डाटा से कोइंसाइड करता है? आपका डाटा भी ऐसा ही है कि 11% नॉलेज वर्कर्स बढ़े हैं? ठीक, बिल्कुल करता है। ठीक, अच्छा उस्मान साहब, एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी, स्किल्ड लेबर जी मैं एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगी कि जो पहले से वहाँ पर पाकिस्तानी काम कर रहे हैं, अब खुदा न खास्ता उनके लिए वीज़े की मियाद बढ़ाने में तो कोई मुश्किलात का सामना उन्हें तो नहीं करना पड़ेगा? मतलब वो सेफ है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सवाल मैंने कल भी किया था, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि हम चंद ममालिक से कोविड की वजह से भी मैनेज कर रहे हैं, और अब उन लोगों को जिनका आप देखें ट्वीट पढ़ें जो कल शाम को आया है, उसमें लिखा हुआ है कि जो उनके पास डेटाबेस ऐसे लोग सर ये मामला अगर इस तरह से हम लेकर चलेंगे सर, तो अमेरिका, इटली, फ्रांस, ईरान, इंडिया, सर वहां पर बहुत ज्यादा केसेस हैं। इंडिया में 1 करोड़ केसेस हैं। अगर हम अमेरिका की बात करें सर, वहां तो डेथ्स ही बहुत ज्यादा हो चुकी हैं। उन ममालिक पर पाबंदी नहीं, तो कोरोना का जवाब बनाकर पाकिस्तान पर पाबंदी लगाना सर ये समझ से बालातर है सर। लेकिन चलिए इस पर भी ज़ाहिर है यू नॉट द राइट पर्सन टू कमेंट, लेकिन मुझे एक प्लीज लेकिन मैं ये चाहूंगी कि उस्मान साहब के जरिए हमारी बात पहुंच जाए, क्योंकि हम जब फोन करते हैं, करने की कोशिश करते हैं, फोन करते हैं तो हमारा फोन नहीं उठाते हैं। उस्मान साहब प्लीज आपकी जब भी बात हो, जैसे कि आपने कहा कि कल भी मेरी बात है, जब भी जुल्फी साहब से आपकी बात हो तो प्लीज ये बात जरूर पहुंचाइएगा कि हमसाया मुल्क भारत जहाँ पे 1 करोड़ केसेज है उन्हें वीजा मिल जाता है, अमेरिका को मिल जाता है, जो पाकिस्तान जहाँ पाकिस्तान उनके मैदान ऐसे आबाद के, सहरा उनके आबाद के, क्रिकेट के हवाले से अगर बात कर ले तो पाकिस्तान के साथ थोड़ी सी ज्यादती है। लेकिन मैं चाहता हूँ उस्मान साहब से एक बस सवाल हम और कर लेते हैं रेमिटेंस से मुतालिक भी सर। कोरोना के इन हालात में स्पेशली इन दिस ईयर सर रेमिटेंसेस बढ़ी ही हैं सर, वहाँ से ज़्यादा पैसा आया है पाकिस्तान? जी बिल्कुल, मैं रेमिटेंसेस के हिसाब से बताऊंगा आपको। सबसे ज़्यादा जितना भी रेमिटेंस आता है पाकिस्तान को, उसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज गल्फ कंट्रीज़ की है। नंबर 1 सऊदी अरबिया है। हमारा जो देखिए हमारी जो मैन पावर का हब है, मेन हमारे वर्क फोर्स की जो डेस्टिनेशन है वो सऊदी अरबिया है। दूसरा इसके बाद 2nd नंबर पे यूएई है। बिल्कुल रेमिटेंस में इजाफा हुआ है। मैं मिनिस्टर साहब को ये मैं, और इसमें ब्यूरो भी इसमें शामिल है, स्टेट बैंक भी इसमें शामिल है, जो इन्होंने रेमिटेंस को ईज़ किया है, इतनी आसानियाँ पैदा कर दी हैं कि एक आदमी वहाँ से रेमिटेंस भेजता है, सेम डे क्रेडिट हो जाती है अकाउंट में और उनको ये सहूलत हो गई है। इससे सर ये जो है ना, जो हुंडी हवाला डिस्करेज हुआ है, और इससे आपकी जो रेमिटेंसेस हैं बढ़ गई हैं और फ्यूचर में और बढ़ने की
उम्मीद है इंशाल्लाह। ठीक, मोहम्मद उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद थे और जो एक कंफ्यूज सी सूरत हाल पैदा हो गई थी उस पर हमसे बेहद शुक्रिया। अब ज़रा सनती शहर का रुख कर लेते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मुल्क में ऐसे हालात होंगे कि बाहर से लोग आएंगे पाकिस्तान में नौकरियां करने, और हमने सिर्फ देखा कि फैसलाबाद में जब अब सनतें 24 घंटे चल रही हैं, फैक्ट्रियाँ 24 घंटे चलने लगी हैं, तो जनाब अब ऐसा ही हुआ है कि मजदूरों की कमी हो गई है, मजदूरों का बहरान पैदा हो रहा है और 1.5 लाख से ज्यादा वर्कर्स की कमी से सनतकारों को गैर मुल्की ऑर्डर्स पूरे करना थोड़ा सा दुश्वार हो रहा है। क्या कीजिए? महक हुकूमत से कहते हैं कि आप वीज़ा खोलिए, बाहर ममालिक से लोगों को बुलाइए कि आइए, इस बार वर्क फोर्स बाहर से यहाँ पर है, तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ चुकी है, अब यहाँ से बाहर जाने की ख्वाहिशमंद नहीं, अब बाहर से यहाँ पर आने के ख्वाहिशमंद लोगों का तांता बन जाएगा, बिकॉज यहाँ पर इंडस्ट्रीज 24 आवर्स चल रही है। स्पेशली बांग्लादेश से और इंडिया से शायद लोग आना चाहेंगे बिकॉज वहाँ की इंडस्ट्रीज को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है इन दिस कोविड-19। जब कोविड-19 आया था हमने उस वक्त भी इसी शो में बैठकर ये बात की थी कि कोविड-19 पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन पाकिस्तान को कुछ जगहों पर बहुत क्योंकि ज्यादा हमारी हिकमत अमली बड़ी अच्छी थी शुएब, हमारी पॉलिसीज बड़ी अच्छी थी और मेरे कप्तान ने एक और वादा भी देखें कैसे पूरा किया। अब्दुल अहद की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। माह से छाई बेरोजगारी के साए छट गए, डगमगाती पाकिस्तानी मुईशत अब पैरों पर खड़े होने लगी। एम्ब्रॉयडरी फैक्ट्रियां चली तो खानेवाल से रोजगार की तलाश में फैसलाबाद आने वाले 30 साला मोहम्मद हसन को भी 6 माह बाद रोजगार मिल गया। तकरीबन 6 महीने से हम फारिग थे, अब हुकूमत की वजह से काफ़ी बेहतर निज़ाम हुआ है और हम फैसलाबाद में सनती शहर है माशाल्लाह, इधर काम शाम काफ़ी बेहतर है। 7 से 8 लोगों को मैं साथ लेकर आया हूँ अपने, और भी मज़ीद दोस्त हैं जो साथ आना चाहते हैं। 24 घंटे फैक्ट्रियां चली तो सनती शहर में 1.5 लाख से ज्यादा मजदूरों की भी कमी हो गई। मालिकान के लिए ऑर्डर्स पूरे करना दुश्वार हो गया। पहले हमारी सारी मशीनें बंद थी, फिर 2 मशीनें चली, फिर 4 मशीनें चली, अभी भी 2 मशीनें बंद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ऑर्डर हमारे पास, ये समझ लें कि 2-3 माह के ऑर्डर हमारे पास स्पेयर पड़े, लेकिन हमारे पास लेबर अभी भी शॉर्ट है। रवां बरस टेक्सटाइल सेक्टर की एक्सपोर्ट में $2 बिलियन का इजाफा हुआ है, जिसे मजीद बढ़ाने के लिए सनतकार दिन रात कोशिशें कर रहे हैं। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ अब्दुल अहद, समा, फैसलाबाद। तो फैसलाबाद में वर्क फोर्स की कमी है और ऐसे में मैं तो ये समझता हूँ कि अब तो हर शहर में ये बैनर्स लगने चाहिए कि चलो चलो फैसलाबाद चलो, जलसे के लिए नहीं काम के लिए चलो। और बड़े बड़े कारखाने ही नहीं, फैसलाबाद में जो घरेलू सनतें हैं वो भी बहाल होने लगी हैं। दैट मीन्स जो हज़ारों ख़वातीन हैं जो घर से बाहर नहीं निकल सकती, जो घर में बैठ कर रोज़गार कमाना चाहती हैं, उनको घर बैठे ये फैसिलिटी मिली है। शाहीन शहजादी की रिपोर्ट देखिए। तरक्की की राहें खुलने लगी, घरेलू सनतें भी चलने लगी। कपड़ों पर सितारे टांग कर गुजारा करने वाली फैसलाबाद की शमीम बीबी की जिंदगी भी चमक उठी। मुल्की बरामदात में इजाफा होते ही हाथों से बने दीदा ज़ेब मलबूसात की मांग भी बढ़ने लगी। 3 माह से हम बिल्कुल फारग बैठे थे, कोई भी कारोबार नहीं था। बेटे मेरे भी घर में थे, शौहर भी। अब कुछ कारोबार चला है, खुराकें वगैरह हम बनाते हैं, इनको मोती वगैरह लगाते हैं। दस्तकारी से जुड़ी खवातीन हालिया मुआशी तरक्की पर खुश हैं। शुक्रिया खान साहब, आपका बहुत मेहरबानी जो लूमें लगवाई हैं आपने। शुक्रिया, आपका बहुत मेहरबानी है कि ऐसे वो घर में काम औरतें करती रहें और घर का चूल्हा जो है ना वो जलता रहे बस। घरेलू सनत में बेहतरी आते ही हजारों खवातीन को घर बैठे रोजगार भी मिल गया। मुआशरत को नई जिंदगी मिली तो घरेलू खवातीन के हुनर को भी नई राह मिली। कहती हैं ये शमें अभी और भी जलेंगी अगर मजीद रोशनी मिले तो। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ शाहीन शहजादी, समा, फैसलाबाद। फैसलाबाद के साथ साथ पूरे पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी खबर है कि जहाँ हम कहते थे कि रोज़गार नहीं है, रोज़गार छिन गया है। जनाब रोज़गार है, हिम्मत करें, आगे बढ़ें। आगे बढ़ने की जब बात होती है तो उन लोगों का जिक्र लाजमी होता है जो मुश्किल में आगे आ जाते हैं। हम जिक्र कर रहे हैं वॉरियर्स का जो कोरोना से लड़ने में अपनी भरपूर खिदमत पेश कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो कोरोना को शिकस्त देने के बाद दूसरों की मदद के लिए मैदान में उतरते और अपना प्लाज्मा अतिया करते। और सिर्फ प्लाज्मा अतिया करने की बात नहीं है, किसी को अगर कोई मेडिसिन चाहिए जो कि नहीं मिल रही तो वो किस तरह से उस मेडिसिन का हसूल कर पाया। इस पूरे प्रोसेस को एक पेज पर लाने के लिए फेसबुक पर कोरोना रिकवर्ड वॉरियर्स के नाम से एक ग्रुप बनाया गया।
इसके ज़रिए कोरोना से मुतालिक तकरीबन 16,000 एप्लीकेशन सिर्फ 4 मंथ्स में निपटाई गई, यानी 16,000 क्वेरीज वो निपटाई गई। वो तिब्बी सहूलियात की फराहमी हो, वो प्लाज्मा डोनर्स हो, कोई मेडिसिन नहीं मिल रही, किसी रिमोट एरिया के शख्स को नहीं मिल रही, किसी हॉस्पिटल में जगह नहीं है तो कहाँ पर जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। स्पेशली वेव 1 जब लोगों को मालूम नहीं था, लोग ज़्यादा घबराते थे, उस वक्त मेडिसिन के भी ट्रायल्स चल रहे थे, लोगों को मालूम नहीं था, मेडिसिन मिलती नहीं थी। कोविड के सेकेंड वेव में तो लोग थोड़ा बहुत समझ गए, लेकिन पहली वेव में जिसने बहुत ज़्यादा काम किया, जिसने लोगों को बहुत ज़्यादा एजुकेट किया, उनका नाम है जनाब जुरेज रियाज साहब, लम्स ग्रेजुएट, ही इज अ सिंगर एज वेल, जॉइनिंग अस फ्रॉम लाहौर टुडे। जुरेज, गुड मॉर्निंग। Good morning, Shoaib. Thank you so much for such a lively introduction. Deserve that, Zurez. You deserve that. और मैं नाज़रीन के लिए ज़रूर ये बताना चाहूँगा जुरेज के हवाले से कि मेरी वालिदा when she was COVID positive तो मैं बड़ा परेशान हुआ, और वो वेव 1 का वक्त था जिस वक्त कुछ मालूम नहीं था कि क्या करना है, मेडिसिन नहीं मिलती थी। एंड मैंने जुरेज से कांटेक्ट किया और विद इन मिनट्स जुरेज ने मुझे बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया, कहाँ से कौन सी मेडिसिन मिल सकती है वो फ़ौरन मिली। तो जुरेज थैंक यू। ज़ाहिर है मेरी वालिदा की भी दुआएं आपके साथ हैं, बहुत सी जो है ना वालिदा आपको दुआएं देती हैं, क्योंकि you've done great job। और ये बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि ये जिन लोगों का काम है वो तो करते नहीं है, और अब जो करने लगे हैं यकीनन उनको अप्रिशिएट करना बनता है। जुरेज, पहले ये बताएं कि कितने माह पहले आपने ये ग्रुप बनाया और इसके जरिए अब तक कितने कोरोना मुतासरीन को प्लाज्मा डोनर्स मिल चुके हैं, कितने लोगों की मदद हो चुकी है, कितने लोगों को सुकून का सांस मिल गया है? Thank you so much. अच्छा, इसमें बेसिकली द ग्रुप स्टार्टेड ऑन 27th May। ये पहली वेव की जब अब पीक टच की थी उससे कोई 2 हफ्ते पहले बना था, और 2 हफ्ते में हम लोगों के ग्रुप्स मेंबर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। कोई 2 लाख के करीब मेंबर्स हमें पहले 2 हफ्ते के अंदर ही इस ग्रुप को ज्वाइन कर चुके हुए थे। तो तब से लेके अभी तक जर्नी हैज़ बीन थ्रिलिंग एंड इट हैज़ बीन फुलफिलिंग के आपको बड़ा मेंटल पीस मिलता है जब ये सुनने को मिलता है कि लोग रिकवर कर रहे हैं कोविड से, और लोगों की अच्छी न्यूज़ मिलती हैं जिसके घर में कोई फैमिली मेम्बर बचता है, किसी की माँ, किसी का बाप, किसी की बहन और किसी का भाई। तो बड़ा अच्छा लगता है कि एक फैमिली को हमने बचाने में कुछ किरदार शायद अदा किया है। अभी तक जो प्लाज्मा थेरेपी की जो बात है, प्लाज्मा थेरेपी में हम लोगों के पास कोई रिक्वेस्ट तो बहुत ज़्यादा आई थी ड्यूरिंग द फर्स्ट वेव। तो हम लोगों के पास कोई अबव 3,000 रिक्वेस्ट थी, और मोर और लेस हम लोग उसको मैनेज करते थे कि किसी ना किसी तरह कनेक्ट करवा दें। अब उनमें से काफ़ी सारे ऐसे लोग होते थे जिनको कनेक्ट करने के बाद भी प्लाज्मा थेरेपी उनकी नहीं होती थी, लेकिन कुछ लोग थे जिनकी प्लाज्मा थेरेपी हुई, और इसमें कुछ लोगों की अच्छी रिपोर्ट्स भी आती हैं जिनसे हमें खुशी होती है कि अब इनको चले ग्रुप ने कोई बेनिफिट दिया है। और कुछ इसमें ऑब्वियसली दिस इज अगेन अ ट्रायल, प्लाज्मा थेरेपी इज अ ट्रायल, इसमें कोई साइंटिफिक एविडेंस का भी कंफर्म नहीं है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव। लेकिन एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न्ड जुरेज, तो हमने यहाँ पर देखा कि प्लाज्मा थेरेपी के अब तक नताइज बहुत अच्छे आए हैं। डॉक्टर ताहिर शमसी ने इससे मुतालिक काफ़ी डिटेल्स शेयर की हैं। जी। अच्छा जुरेज, एक बात और, ये तो हम बात प्लाज्मा की कर रहे हैं, और ज़ाहिर है प्लाज्मा की थेरेपी से बात करने के साथ साथ मैं ये भी चाहता हूँ कि वो इंजेक्शंस, वो मेडिसिन जो कि वेव 1 में हमने देखा कि नहीं मिलती थी लोगों को, जुरेज आपने कैसे ये मुमकिन बनाया कि हर शहर में आपका कांटेक्ट था, कहाँ पे कौन डिस्ट्रीब्यूटर है, आपने कैसे लिस्ट बना ली, लोगों से कांटेक्ट कैसे किया आपने, क्योंकि फिर जिसने आपसे कांटेक्ट किया, जिस शहर से भी किया, आपने उसको फिर कनेक्ट कराया? जी, इसमें ऐसे हुआ है कि हम लोगों के पास क्योंकि मेंबर बेस बहुत ज़्यादा थी, कोई अबव 3,33,000 इस वक्त मेंबर्स हैं, तो वी हैड वॉलंटियर्स अक्रॉस पाकिस्तान। हर सिटी के अंदर हम लोगों के पास ऑलमोस्ट वॉलंटियर्स अवेलेबल थे जो हमें लोकल इश्यूज़ के बारे में बताते थे कि यहाँ पे इस हॉस्पिटल में इस चीज़ की कमी है, यहाँ पर हमें इस तरह से आप अगर हेल्प कर दें तो आप हम लोग कुछ रोल प्ले कर सकते हैं, तो हम लोग उसको फैसिलिटेट करते थे। जहाँ तक रह गई इंजेक्शंस की बात, अवेलेबिलिटी की बात, तो वी वर इन कॉन्टैक्ट विद द सर्ल्स रिप्रेजेंटेटिव जो रेमडेसिविर के थे और एक्टेमरा इंजेक्शन के लिए रोश के मैनेजर्स। तो इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो चैनल था वो वी यूज टू गाइड टू द पीपल कि किस तरह से ये रोश कंपनी तक राब्ता कर सकते हैं, या रेमडेसिविर के लिए सर्ल्स से, या कोई भी और कंपनी के लिए कंपनी के साथ ये राब्ता कर सकते हैं। ये बड़ा अच्छा कि आपने जुरेज कि आपने डायरेक्ट कंपनी से एंड देन डिस्ट्रीब्यूटर से राब्ता किया, कोई मिडिल मैन नहीं था, इसीलिए वो एग्जैक्ट उस प्राइस पर फिर लोगों को वो मेडिसिन मिली, वो महंगी नहीं मिली, क्योंकि उस वक्त में आप
कोई इंजेक्शन अगर नहीं मिलता था स्पेशली वेव 1 में, तो लोग फिर बहुत महंगे इंजेक्शन लेते थे ब्लैक में। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने ये कोशिश की थी कि इस ग्रुप को इस टाइम पे एटलीस्ट मोनेटाइज ना होने दिया जाए, क्योंकि ये ऐसा टाइम है कि क्राइसिस है, इसमें कोई मोनेटाइजेशन की बात हम लोग करें तो ये बहुत ही गलत है। हम लोगों को मैक्सिमम लोगों को फैसिलिटेट करना है, जहाँ पर भी हम लोग कर सकते हैं। मौका दिया अल्लाह ताला ने कुछ सवाब कमाने का, तो वो सवाब कमाने का इससे ज्यादा मौका और सवाब कमाने के लिए आपने बहुत से लोगों को मुफ्त मेडिसिन भी फराहम की, वो कैसे किया? So basically there were a lot of generous people in the group जो philanthropists भी थे जिन्होंने हमें आगे आके मदद की। कई सारे लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर्स डोनेट किए, कई लोगों ने ऑक्सीमीटर्स डोनेट किए कि ये आप लोग दें, हॉस्पिटल्स में दें, लोगों को जो नीडी हैं उन लोगों तक पहुंचाए। तो हम लोग मैक्सिमम आइडेंटिफाई करते थे, वी यूज टू वेरीफाई द पीपल, उनकी पूरी वेरिफिकेशन के बाद हम लोगों ने सपोर्ट कर रहे थे। और ये सारी चीज़ें इस तरह से, ये सिर्फ लोगों की हेल्प से हुआ है, ये लोगों ने अपना जज्बा दिखाया और पाकिस्तान को जज्बे में कोई बीट कर नहीं सकता। हमने अर्थक्वेक में भी देखा था 2008 में, और इसमें 2005 और हम कल भी यही बात करते हैं। अभी हम लोग ये देख। अच्छा जुरैज, एक और मैं चीज़ आपसे जानना चाहूंगी, लेकिन इस सूरत हाल में कुछ ऐसे भी लोग सामने आए जो प्लाज्मा अतिया नहीं कर रहे थे बल्कि सेल कर रहे थे। ऐसे कुछ लोगों से आपका पाला पड़ा या उन लोगों ने ऐसे कांटेक्ट किया कि अच्छा अगर हम प्लाज्मा देंगे तो हम पैसे लेंगे इसके? बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने हमें डायरेक्टली, हम लोग कॉल करते थे कि जी हम कोरोना रिकवर्ड वॉरियर्स फेसबुक ग्रुप से बात कर रहे हैं, आप हमें बताएं कि आपने ये पोस्ट की थी तो आप कहाँ पर हैं, आप किस वक्त आ सकते हैं। तो वो कहते थे जी पहले बताएं कि आप पैसे कितने देंगे। तो हमें उन्हें शट डाउन कॉल देनी पड़ती थी कि आप लोगों को ये इस वक्त एटलीस्ट मोनेटाइज नहीं करना चाहिए। एक खुदा ने मौका दे दिया, तो इसको एटलीस्ट सवाब की तरह कमाने की कोशिश करें, बजाय इसके कि ये मॉनेटरी आप इंसेंटिव्स की तरफ। अच्छा, तो उसको हम लोगों ने बहुत ज्यादा कर्टेल किया। बिल्कुल, हमने अपने इस प्लेटफॉर्म से भी हमने यही कोशिश की कि हम इसे कर्टेल कर सके। था जुरैज, वेव 1 में जिस तरह आपने बेहतरीन काम किया, अब सेकंड वेव में लोग थोड़ा सा समझ गए हैं, लोगों को काफ़ी मामलात का पता है, मेडिसिन का भी वो मसला नहीं है। आपकी ऑब्जर्वेशन भी यही है कि वेव 1 की निस्बत वेव 2 में लोगों की क्वेरीज कम हुई हैं, लोग अब खुद से मैनेज कर पा रहे हैं, थोड़ा सा संभल गए हैं, सीख गए हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। ये बिल्कुल सही बात है। इसमें काफ़ी सारे डॉक्टर्स को प्रोटोकॉल्स का पता चल चुका है कि हमने क्या फॉलो करने हैं। तो जिनकी मेडिकल में कोई किसी भी कोई तरह से एफिलिएशन थी, तो उन लोगों को घर में ही किसी ना किसी तरह मैनेज करना आ गया। जहाँ तक रही बात लोगों के पैरानोया की, तो पैरानोया वाकई कम हो चुके हैं, क्योंकि लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली है थ्रू डिफरेंट मीडियम्स। आपके मीडिया ने बहुत ज़बरदस्त किरदार अदा किया है। उसके अलावा हमारी गवर्नमेंट की एफर्ट्स भी बहुत ज़बरदस्त थी, जो हमें फ़ोन कॉल पे रोज़ एक मैसेज आता है कि कोविड बढ़ रहा है, आपने ऐसे ऐसे इसको मैनेज करना है। उसी तरह हम लोगों का भी, हम लोगों के एंड पे भी इसी तरह हमने इन्फॉर्मेशन दी है थ्रू आउट पाकिस्तान। ठीक, जुरैज, थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। कीप अप डूइंग द ग्रेट वर्क। आपने बहुत अच्छा काम किया है, साथ मौजूद थे आप, शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हुआ है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आबिद बरोही तो हमारे मेहमान होंगे ही होंगे, अरूज भी हमारी मेहमान होंगी। आज सुनेंगे इनसे गाना अल्ले, लेकिन ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। म्यूजिक का तड़का लगाते हैं इस घंटे के आगाज में। टैलेंट की पाकिस्तान में कमी नहीं है, और ऐसे में सीनियर अदाकार जब नए टैलेंट को मौका देते हैं तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी गुलकार अली ज़फ़र, अब उन्होंने अरूज फातिमा और आबिद बरोही के साथ नया गाना रिकॉर्ड किया है। अली ज़फ़र ने साबिक गुलकारा शाज़िया खुश की आवाज़ में गाए हुए सिंधी गीत अल्ले को नए अंदाज से पेश किया। उनके साथ 13 साला गुलकारा अरूज फातिमा और नौजवान रैपर आबिद बरोही ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया। अरूज ने तो पहले भी इनके साथ एक गाना गुनगुनाया, इनका पहला भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। अब का एक्सपीरियंस कैसा है, ये गाना कितना अच्छा है, थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको सुना रहे हैं, लेकिन जब सिंगर साथ मौजूद हों तो रिलाई क्यों करें बैकग्राउंड पर। नौजवान टैलेंटेड सिंगर्स आज हमें ज्वाइन करें, आबिद बरोही एंड अरूज फातिमा फ्रॉम इस्लामाबाद। गुड मॉर्निंग अरूज, आवाज आ रही है आपको? अच्छा, आबिद को आवाज आ रही है, अरूज को आवाज फिलहाल नहीं आ रही। आबिद कैसे हैं आप? सब ठीक हो, आपकी नेट भी ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। कराची होते ज्यादा खुशी होती, पर इस्लामाबाद है, कोई बात नहीं। ये बताएं आबिद कि आपको तो पहला एक्सपीरियंस था ये अली ज़फ़र के साथ गाने की रिकॉर्डिंग का, इस वीडियो की रिकॉर्डिंग का, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका?
बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, जिस तरीके से उसने इतनी बड़ी मेहनत की हमारे साथ और जो है पूरे पाकिस्तान को मिक्स किया, बनाया, हमें बहुत अच्छा लगा। अच्छा, और आबिद, आप भी बलोचिस्तान से, अरूज भी बलोचिस्तान से, बलोच फोक गीत है, बड़ा पुराना है, अभी भी इसको सुनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो ये आइडिया बेसिकली अली जफ़र का ही था कि इस गाने को इस अंदाज से गाना है, या आपको लगता है कि आइडिया किसी और का था और फिर इसे एग्जीक्यूट इस तरीके से किया गया है? वैसे जो है हमारे बड़े उस्ताद हमारे खान साहब है, अली साहब बुक स्टार है, बहुत बड़े मॉडल है, एक्टर भी है। तो आई थिंक ऐसे हुआ जो है मैं अरिश फातिमा को कहा मैंने कि यार ये गाना बहुत पुराना है, इसको हम नया करना चाहते हैं। सही। तो हम कई अर्सा से ये गाना करना चाहते थे, मगर हमें कोई भी अच्छा स्टूडियो नहीं मिला। तो बात शेयर ये, तो हमने बात शेयर की अरिश फातिमा से, तो अरिश फातिमा ने बात शेयर की अली जफ़र से, तो उसके बाद ये गाना हमने बनाया। तो हमने नई तरीके से अली जफ़र ने एक बनाया गाना। जी। अच्छा आबिद, ये बताएं कि कल गाना शाम को रिलीज़ हुआ, तो अभी तक किस तरह से रिस्पांस मिल रहा है? रिस्पांस तो बड़ा अच्छा मिल रहा है, मतलब अभी 15 to 16 आवर्स हुए हैं और 1.5 लाख उस पर व्यूज भी आ चुके हैं और नंबर 8 ट्रेंडिंग भी चल रहा है। वाओ, नंबर 8 ट्रेंडिंग भी चल रहा है। और अरूज, आपका तो पहला भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था अली जफ़र के साथ, लेकिन अभी मुझे बताएं कि इस बार ये सेकंड एक्सपीरियंस ये कैसा रहा आपका, और ये कितना अच्छा है कि जब आपके पास अगर स्टूडियो नहीं है या और कुछ सपोर्ट नहीं है तो हमारे सीनियर आर्टिस्ट ये आगे बढ़कर सपोर्ट करते हैं। हाउ गुड इज दैट? मतलब मैंने पहले भी इस बारे में बात की और अभी भी कि अली भाई जो हैं उनका मोटिव यही है कि वो यंग टैलेंट को प्रमोट करें, आगे लाएं, और जिसको मैं अप्रिशिएट करती हूँ। पहले भी लैला और लैला में उन्होंने मुझे प्रमोट किया और इस बार भी मतलब हमने उनसे बात शेयर की, आबिद भाई ने मुझे गाने की सजेशन दी और मैंने अली भाई तक पहुँचाई। फिर हमने आपस में डिस्कस किया, रिकॉर्डिंग हुई, वीडियो शूट हुई और बड़ा अच्छा रहा। और मैं यही हर आर्टिस्ट से कहूँगी कि वो भी यंग टैलेंट को प्रमोट करें। सही, और इसी तरह से पाकिस्तान का जो टैलेंट है वो आगे बढ़ेगा। चले कहीं प्लेटफॉर्म अगर आपके पास नहीं है तो हमारे जो स्टार्स हैं वो ऐसे हैं कि वो हमारे यंग टैलेंट का हाथ थामते हैं। अच्छा अरूज, मुझे बताएं इस गाने की रिकॉर्डिंग में कितना वक्त लगा और क्या किसी एक को भी डांट पड़ी अली जफ़र से? एक्चुअली लैला और लैला तो इंडोर शूट था, तो उसमें मतलब इतना टाइम नहीं लगा, लेकिन आउटडोर शूट था तो इसमें दरमियान में थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि आउटडोर प्रॉपर शूट था, आबिद भाई का था, अलग शूटिंग थी, मेरी अलग शूटिंग थी। तो इस तरह से तो तकरीबन कोई 1 महीना लगा है इसकी वीडियो। और डांट किसको पड़ी? ये जो आपकी मुस्कुराहट थी ना, स्पेशली आबिद, आपकी तो लग रहा है डांट पड़ी है। आबिद भाई को पड़ी है डांट? बताएं आबिद। पता नहीं, अल्लाह का शुक्र है। जी जी हाँ, बिल्कुल डांट हमें पड़ी थी। खान साहब है, स्टूडियो नीचे पर हो जाता है। क्या हुआ क्या था आबिद, हुआ क्या था? डांट कब पड़ी थी जरा बताएं तो सही। हाँ ऐसी बात है क्योंकि हम हमारे जो बादशाह साहब थे जो है लाहौर के, जो इसमें स्टूडियो थे उनके, तो हम ना ये थोड़ा टेम्पो भूल गए थे। तो उसके बाद हमने दोबारा रिकॉर्डिंग की तो बड़ा फिट गया। उसने कहा यार आबिद भाई क्या कर रहे हो यार। अच्छा आबिद भाई जो है वो रिकॉर्डिंग के वक्त ना थोड़ा भूल जाते हैं लिरिक्स, तो उनको बार बार बताना पड़ता है आबिद भाई ये लिरिक्स है, आबिद भाई ये लिरिक्स है। इसलिए बादशाह भाई बोल रहे कर ले ब्रो ही कर ले। जरा चेक तो करते हैं। इतनी डांट पड़ने के बाद, इतनी प्रैक्टिस के बाद जब वीडियो आ चुके हैं, अब आबिद भूलते हैं या नहीं? तो क्योंकि जाहिर है इस गाने में भी ऐसा है कि अरूज ने स्टार्ट किया है, फिर अली जफ़र और फिर रैपिंग की है आपने, तो जरा स्टार्ट करते हैं। अरूज प्लीज हो जाए। बिल्कुल। गाना हाँ जरूर। तो
मुना सुनियता सामी आया मुना सुनियता जोगी आया मुना सुनाता सामी आया मुना सुनाता घायल दिल के घायल अल्ले अरे अल्ले अरे अल्ले मुझा मारुड़ा मुझा जोगियड़ा मुझा सांगियड़ा मारुड़ा मिठड़ा मुइंजा मारुड़ा सांगियड़ा मुइंजा अली जफर रॉकस्टार मुसगर अरुश पाक रॉकस्टार आबिद बुरानिया मुझे सिंध लतीफा सिंध में मुझे शाह लतीफा सिंध में मुझे सोनो लतीफा सिंध में मुझे शाह पिटाया सिंध में हाँ अजरब टोपी शाला ये सिंध जिया पहचाना माजी मुझे बनायो बादशाह बतो यार बनायो बादशाह नचा नचा दिलदार चाहते बिसामा पंज मैया ऐसी न तू बात कर मुझसे न कोई मुलाकात कर तू ठगा तू ठगा तू ठग 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 हाँ अद्युषा लतीफ चे लालो लालो लतीफ चे अद्युषा लतीफ चे लालो लालो लतीफ चे अद्युषा लतीफ चे लालो लालो लतीफ चे मिठड़ा में बुबुल मिलाए जा अल्ले अरे अल्ले अरे अल्ले अरे अल्ले मुझा मारुड़ा मुझा जोगियड़ा मुझा सांगियड़ा मारुड़ा मिठड़ा मुइंजा मारुड़ा सांगियड़ा मुइंजा। जबरदस्त जबरदस्त, थैंक यू सो वेरी मच, मजा आ गया। और स्पेशली आप सुन तो रहे थे, हम साथ साथ हमारा जो माइंड था ना उस वीडियो की तरफ से, बिकॉज़ वीडियो शूट बहुत अच्छी हुई है। बिल्कुल, और जितनी मेहनत की गई वो नजर भी आई, जैसे कि अरूज ने भी कहा कि आउटडोर थोड़ा सा मुश्किल होता है, और वो नजर भी आ रहा है कि मेहनत इन लोगों ने बहुत ज्यादा किया है। चले अरूज, फातिमा और आबिद बरोई हमारे साथ मौजूद थे, थैंक यू सो मच। नहीं अभी थैंक यू नहीं करना, थैंक यू नहीं करना, प्लीज मेरी फरमाइश है, प्लीज रुक जाइए, अभी थैंक यू नहीं करना। मैं चाह रहा था कि क्योंकि अरूज साथ मौजूद हैं और अरूज का जो लैला और लैला है वो हम सब के दिल से बड़ा करीब है, हम सब बड़ा सुनते हैं। मैं तो अगर ऑफिस आ रहा हूँ और FM पे लगा तो मैं आवाज़ बढ़ा देता हूँ। और मेरी ख्वाहिश आज ये है, क्योंकि आबिद आप साथ मौजूद हैं, तो क्यों ना आज ऐसा हो जाए लैला और लैला जरा नए अंदाज में हो जाए, आप दोनों साथ गुनगुनाएं प्लीज। क्या बात है, लैला हो लैला डन, लैला ओ लैला 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 बेकर बरा सैला मिजाजिए लैला मिजाजिए लैला मिजाजिए लैला 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 बेकर बरा सैला मिजाजिए लैला मिजाजिए लैला मिजाजिए लैला। नचा नचा दिलदार काटे दिशा मंगे यार उते दिसी बलोच पठार मुझे यार यार मुझे सिद्धि सजा मत यार यार इते नचा काटे नचा मतू नचा नचा दिलदार काटे दिशा म पंज में यार। हाँ आई डगार पुल के कोटा में मुल्के कोटा में मुल्के आई डगार पुल के कोटा में मुल्के कोटा में मुल्के मिजाजिए लैला मिजाजिए लैला 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 बेकर बरा सैला मिजाजिए लैला 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 मिजाजिए लैला। जबरदस्त। और जिस तरह से वो झूम के गा रहे हैं, श्वेब भी यहाँ पे मुझे बहुत मजे का लगता है गाना। कमी ये थी कि खड़े होकर उन्होंने डांस नहीं किया। अच्छा उरूज और आबिद, मुझे ये बताएं कि आप दोनों का ताल्लुक बलूचिस्तान से, तो बलूचिस्तान में जो इमर्जिंग टैलेंट है उनके लिए कोई पैगाम आप देना चाहें, क्योंकि आपने वहाँ से बलूचिस्तान की सरजमीन से निकल के नाम बनाया, वहाँ का नाम रोशन किया, तो जो आने वाला नया टैलेंट है उस मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये एसएमएस दूंगा, हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे टैलेंट है, ऐसे लोग हैं जो मतलब अभी तक भी है, ठीक है, मगर जो है बस करते रहे
ठीक है, बाकी सुनो सबकी करो मन की, जिसमें मन करता है उस पर आप ध्यान करें। जो चीज़ आप करना चाह रहे हो उसको फोकस करना चाह रहे हो, ऑफकोर्स आप ये चीज़ करें और जो है इसे भूले ना, करते रहे इंशाल्लाह। और मेरा फर्स्ट मोटिव यही था कि मैं बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट करूं लैला और लैला से, क्योंकि बलूचिस्तान को बहुत डाइवर्ट माना जाता है। तो मेरा यही था कि मैं बलूचिस्तान को आगे लाऊं, रिप्रेजेंट करूं और लोगों को ये शो करूं कि बलूचिस्तान में भी टैलेंट है, बलूचिस्तान में भी ब्यूटी है। तो अल्लाह का शुक्र है हमने वो दिखाया है बलूचिस्तान को। और वही ना, इन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी भी की है बलूचिस्तान को नहीं, पूरी दुनिया को दिखाया आपने, पूरे पाकिस्तान को दिखाया पाकिस्तान का चलन कैसे। रोज और आबिद, आप शुक्रिया कर दूं? आप कर दीजिए शुक्रिया। बेहद शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे। बात है जनाब, तो अभी हम आगे बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ, और ब्रेक पर जाने से पहले जब मैं इनकी बात सुनी थी, मेरे जहन में सवाल था कि आप किसी को कि मुझे डांट पड़ी है, उसको आप किस तरह से रैप कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हम ब्रेक में करेंगे, अभी हम ब्रेक में जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आउच यानी सर्दियों के मसले, ये रैप था जनाब, ये हम आपके सामने इसका मामला रखेंगे, आप कॉल हमें कर सकते हैं। उसके अलावा पाकिस्तान का पहला रेसिंग ट्रैक कहां बनने जा रहा है जनाब, करेंगे इसकी बात ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि कार रेसर्स के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। केपी की गवर्नमेंट ने मोटर स्पोर्ट्स अरीना बनाने का फैसला कर लिया है। नौशहरा में पाकिस्तान का पहला रेसिंग ट्रैक बनाया जाएगा और मंसूबा खेल के साथ साथ रेसर्स के लिए भी ज़बरदस्त होगा। हुकूमत इस शोबे में सरमायाकारी से रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा हासिल कर सकेगी। मंसूबे से मुतालिक ही मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है DG स्पोर्ट्स KP के असफंद यार खटक ने। असफंद, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बड़ा ज़बरदस्त इक़दाम है ये, ख़ुसूसन उन लोगों के लिए जो कि गाड़ी चलाने का बहुत ज़्यादा शौक़ रखते हैं। तो इस मंसूबे से मुतालिक सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि कितने रेसिंग ट्रैक्स होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें 3 रेसिंग ट्रैक्स हैं, एक ऑफ रोडिंग के लिए, एक हमारा जो ड्रैग रेस है उसके लिए, और एक एस्फाल्टेड रेस होगा। सही। और सर ये ऑफ रोडिंग के लिए 2.6। ओके, प्लीज आप बताइए। 2.6 किलोमीटर, 2.48 किलोमीटर ऑफ रोडिंग के लिए है। एस्फाल्ट जो है वो 4.63 किलोमीटर है, और जो ड्रैग रेस है वो 1 किलोमीटर का होगा। सर ये प्रोफेशनल रेसिंग ट्रैक्स की तर्ज के होंगे? बिल्कुल जी बिल्कुल। इसमें जो कंसल्टेंट है उसने 2 मॉडल्स की स्टडी की, एक जो लेक व्यू पार्क है और एक दुबई में जो मोटर स्पोर्ट्स एरिना है, उन दोनों की स्टडी की, और इंशाल्लाह ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ही सर्किट्स होंगे, रेसिंग सर्किट्स होंगे। सर लेक व्यू पार्क इस्लामाबाद उस तर्ज का या उससे बेहतर? क्योंकि हम तो इसके बारे में ये सुन पाए थे कि उसके पहला रेसिंग ट्रैक होगा, ये उससे बेहतर है जी, बहुत बेहतर हो गई है। अच्छा असफंद, ये अभी इसका PC1 तैयार हुआ है अभी? इसकी जो डिज़ाइंस की मंजूरी है वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा साहब ने उसकी अप्रूवल दे दी है। हाँ। इसका बिजनेस प्लान बनने जा रहा है और हम ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मोड पे इसको लेके जा रहे हैं। ज़मीन तकरीबन 1200 कनाल की जो ज़मीन है वो गवर्नमेंट ऑफ KP की है। बिज़नेस मॉडल भी हमने इंशाल्लाह 15-20 दिनों में इसका बिज़नेस मॉडल भी तैयार हो जाएगा और फिर हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे जाएंगे। सही। और अरीना पवेलियन, इससे मुतालिक भी अगर शेयर करें, कितने अफराद के बैठने की गुंजाइश होगी, क्या कैपेसिटी होगी, क्या उससे फ़ायदा होगा? ये 3 स्टोरी पवेलियन होगा। इसकी जो 360 डिग्री पे इसकी पवेलियन सीटिंग एरिया होगी, उसमें तकरीबन 4000 स्पेक्टेटर्स बैठने की गुंजाइश होगी। फिर इसके फर्स्ट फ्लोर पे हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस हैं जो कि कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम उसको देख रहे हैं, और टॉप पे इसके रेस्टोरेंट होगा, वहाँ से भी आप पूरे सर्किट्स को देख सकेंगे। तो ये एंटरटेनमेंट बड़ा जबरदस्त है जो आप बता रहे हैं, उससे तो लग रहा है कि बस ट्रिप हम भी जाएंगे। बस अच्छा। ये बन कब जाएगा ये बताना, अंदाजा क्या है? इस पे इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट जो 2.5 ईयर्स है उसमें इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो क्या हम ये भी देखेंगे कि गैर मुल्की लोग भी आए हैं? जब मंसूबा मुकम्मल होगा और उसके मंसूबे के मुकम्मल होने पर उन्हें भी दावत दी जाएगी? बिल्कुल ज़रूर।
इसमें हमने रेजिडेंशियल एरियाज़ भी डाले हैं कि अगर कोई बाहर से या विद इन पाकिस्तान या आउटसाइड पाकिस्तान से भी कोई रेसर्स आते हैं या कोई इनको देखने के लिए आते हैं, तो उसमें रेजिडेंशियल एरियाज़ भी हैं और वो भी हम नहीं सर, वो जो फार्मूला 1 तर्ज की अगर रेस का इनेकाद होता है उसके लिए इंटरनेशनल अगर मुल्कों से कोई आए पार्टिसिपेंट्स, उसकी बात कर रहे हैं? बिल्कुल जी, उनकी स्टे भी होगी, उनको भी होस्ट किया जाएगा। गवर्नमेंट की डायरेक्शंस भी हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में जो भी स्पोर्ट्स फैसिलिटी बने वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बने और इसमें इंटरनेशनल कंपटीशंस भी हों। यानी फिर हम देखेंगे अगले कुछ सालों में जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इंटरनेशनल इवेंट्स होंगे यहाँ पर। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह ज़रूर। ठीक है, और कितने फंड्स मुख्तस किए गए इस मंसूबे के लिए? जो हमारी एस्टीमेट्स हैं वो 2 बिलियन की है। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे जा रहे हैं, इसको इंशाल्लाह हम बहुत जल्द एडवर्टाइज कर लेंगे। तो अगर कोई प्राइवेट पार्टनरशिप आती है तो इंशाल्लाह विद इन 2 बिलियन के ये कंप्लीट हो जाएगा। और सर नौशहरा की बात तो हमने की, नौशहरा ज़रा मोटरवे पर है, मोटरवे से बड़ा करीब होगा, यानी इसका मतलब एक्सेस बहुत आसान होगा यहाँ पहुँचना। बिल्कुल, ये निसत्ता जो इंटरचेंज है 4 उसके भी तकरीबन विद इन 2 किलोमीटर है। आप पेशावर से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं और नौशहरा से भी इसको एक्सेस है, तो 3 जगहों से इसको एक्सेस है और बहुत ही एस्फाल्टेड रोड है, तो कोई मसला नहीं होगा पहुंचने में। ग्रेट, थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच। साथ मौजूद थे आप और बैन इसका अब तैयार हो रहा है, उससे मुतालिक भी आप हमसे बात कर रहे थे। और इंटरनेशनल इवेंट्स भी होंगे, कुछ सालों की बात है जनाब। ये मंसूबा जिसकी अब हम बात करते हैं बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा सब्र और फिर जो है आपके लिए एक और चीज़, एक और तफरी का जरिया जो है हमारी मौजूदा पीटीआई गवर्नमेंट जो है वो आपको देगी। पीटीआई गवर्नमेंट वैसे ही बड़े काम कर चुकी है सयाहत के हवाले से, केपी हम देख रहे हैं, स्पेशली केपी के में जो है बड़ी ऐसी जगहें हम अब देखते हैं जो हमने पहले कभी नहीं देखी कि अब उन्हें सयाहत के लिए खोल दिया गया। और वज़ीर आज़म बार, हाँ, जब हमें बुलाएंगे केपी के वाले अभी तो हम चलते हैं अवाम के मसलों की जानिब। यानी सर्दियां आ चुकी हैं, जिस्म में दर्द ला चुकी हैं, कमर, गर्दन, घुटनों और टांगों में दर्द ने हर किसी की मुश्किल बढ़ाई है। और अक्सर हम ये देखते हैं कि अगर किसी और मौसम में चोट लगी तो जो ही सर्दी का मौसम आया दर्द दोबारा से बढ़ा। और इसके साथ साथ ज़रा सी हवा लगी, यानी बाइक पर जा रहे थे, हवा लग गई तो फिर भी हमने शिकायत की कि भाई हवा लग गई ठंडी सी और अब हमें दर्द हो रही है। तो इन मसाइल से छुटकारा कैसे आप पा सकते हैं? इसके अलावा भी इस मौसम से जुड़ा कोई और मसला भी जिस पर आप सवाल करना चाहते हैं तो कुछ देर बाद हमारे नंबर्स फ्लैश होंगे स्क्रीन पर, यू कैन कॉल अस। और हमारा पैनल साथ मौजूद है। वी हैव हर्बलिस्ट डॉक्टर ईसा विद अस एंड डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर खुरम। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह जी। इससे पहले कि अपने मौजू की तरफ आए डॉक्टर ईसा, मैं ये चाह रहा था कि हमने पिछले कई शोज़ किए, हम बहुत से ड्रिंक्स बनाते हैं, बहुत से हम ऐसे टोटके करते हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कोई मुझे ये बताएं कि ऐसा कोई टोटका, ऐसी कोई ड्रिंक जिस पर आपको बहुत ज़्यादा फीडबैक आया हो ताकि हम उस पर दोबारा बात कर लें थोड़ी सी। लास्ट जब फर्स्ट टाइम कोरोना आया था जी, उस वक्त मैंने एक ड्रिंक बनाया था और वो पर्पज़ ये था कि अगर आप नहीं भी हैं तो पिएं सेफ्टी के लिए। लाइक लोग कफ और ये चीज़ें वैसे ही होती हैं तो अफेक्टेड ज़्यादा हो जाता है। सही हो गया है तब भी पिएं। सही। और खांसी है, बलगम है, नज़ला है तब भी पिएं। और ये मौसम तो इस मौसम में तो पी ही लें क्योंकि सर्दी में ये ज़्यादा ट्रिगर हो रहा है। अच्छा, बड़ा आसान है, घर में वो सब लोग बना सकते हैं। हमने यहाँ 4 गिलास पानी रखा है, ठीक है। और पर्पस 5 बता दूं, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, और ज़्यादा उनके लिए बेहतर है जो थोड़ा सोचते हैं कि हमें कोरोना ना हो जाए, अच्छा, या हो चुका है, वो ज़रूर पिए। ठीक है, बिकॉज हम क्लिनिक करते हैं, मैं तो डेली 3-4 कप बना के जाता हूँ। अच्छा, आप खुद भी पी लेते हैं? जी, मैं रोज़ पी रहा हूँ। अच्छा, ठीक। अब सेफ्टी करनी है ना, आप SOPs पे अमल करें और प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर एंड वी आर। अच्छा, हम इसमें ऐड कर रहे हैं जी 4 अंजीर। ठीक है। 4 गिलास पानी लेने, 4 अंजीर इसमें चॉप करके आपने ऐड करना है। हम क्योंकि इसे गर्म नहीं करेंगे, आप घर में इसको कैसे पकाएंगे मैं सिर्फ बता रहा हूँ। हमने 4 अंजीर लेने के बाद इसके अंदर डालना है जी 1-2 टुकड़ा आप दालचीनी का ले लें, ठीक है जी। उसके बाद हमने बड़ी इलायची लेनी है, हमारे अमूमन घर में होती है, 2 आप ये भी ले लें। थर्ड, इसमें आप डालना है जो काली मिर्च है, वो आप इसमें 4 से 5 दाने डाल दें। सही है। और इसके अलावा हम इसमें ऐड कर रहे हैं जी मुनक्का। किशमिश के बड़े फॉर्म को कहते हैं,
मुनक्का वो ऐड ना करें जिनको शुगर है। हाँ। सही। बाकी सब चीज़ें डाल दें। और ये कितने दाने लिए आपने? 4 दाने। 4 दाने, ठीक है। इसको हमने 4 गिलास में डाला है और इसको इतना पकाएं कि ये 4 गिलास 2 गिलास रह जाएं। फिर आप 1 कप सुबह पिए, दोपहर पिए, शाम में पिए। बच्चों को भी थोड़ा थोड़ा करके पिलाएं। सही। यानी कि हार्मफुल नहीं है अगर वो आप साल के बच्चे को 1-2 स्पून पिला रहे हैं हर घंटे के बाद, और बड़े भी पिए। एक तो ये। दूसरा जो आपने कहा है अपने इंट्रो में कि जी वो बॉडी में दर्द हो रहा है और फ्रीक्वेंट हो गया। हाँ बिल्कुल, पूरी बॉडी में, और फील होता है कि शायद बुखार भी हो रहा है और एक अजीब सी थकावट। एक तो होता है ना वो घुटनों और उसके दर्द। अच्छा, ये जनरली ओवरऑल जो बॉडी में और गर्दन पे भी, गर्दन की बैक साइड पे भी दर्द रहता है। बिल्कुल। इसके लिए आप क्या करेंगे, बड़ा आसान तरीका बता देता हूँ। 1 गिलास आप दूध ले लें पहले। 1 गिलास दूध में आपने ऐड करना है अदरक का पेस्ट। ओके। इतना सा हमने टुकड़ा लिया, ठीक है। इसको हम चॉप करके पेस्ट बना लेंगे। उस पेस्ट को आपने इस दूध में डालना है। साथ में इसमें आप ऐड करेंगे 1 टीस्पून सिंघाड़े का पाउडर। अच्छा, सिंघाड़ा क्योंकि आजकल आया हुआ है, इस तरह होता है, अमूमन नाज़रीन खाते हैं। जी। और ये फ्रेश खाने का तो अपना ही मजा है। ये ऐसे घाड़ा वज़न आपको बता रही थी। डिस्कस कर रहे हैं, मैंने कभी नहीं खाया तो मुझे नहीं कैल्शियम पता। की कमी है, ओके, उनके लिए तो दवाई है। अच्छा, तो ये इसका पाउडर आप कैसे बनाएंगे? ये पाउडर जब ड्राई हो जाता है तो मैंने बनाया हुआ है। तो ये काला क्यों होता है, मतलब जलाते हैं इसको? सफेद होता है। ये होता कैसे है? सर, हमेशा डायमंड जो है ना कोयले से निकलता है। क्या नेचुरल है। अच्छा, मैं समझता कि जला के रखते हैं। हाँ, इसको पकाते हैं और ये फिर पानी में। अच्छा, इसमें हमने 1/2 टीस्पून डाला है। सही है। तो हमने इसके अंदर 1 गिलास दूध के अंदर 1/2 टीस्पून अदरक का पेस्ट और इसमें 1 टीस्पून सिंगाड़े का पाउडर। इसको 2-4 जोश आ जाएंगे। सही है। आप दिन में 1 दफा पी लें, आपकी सारी थकान गई। वाह। आपके दर्द गए। तो ये बेहतरीन है उन लोगों के लिए। अच्छा, कुछ लोगों का इस सीजन में ये होता है कि ये वाला जो दर्द है, इवन वो सर्वाइकल के पेशेंट नहीं होते हैं, बट वो हर वक्त पट्ठों का और ये उसका दर्द की शिकायत करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को ये करना चाहिए कि सूरजजान शीरी। सही। सूरजजान शीरी अगर वो लेना चाहें तो 1 टेबल स्पून ले लें। ठीक है जी। और मेथी दाने का पाउडर 1 टेबल स्पून ले लें। अच्छा, गोंद कतीरा भी हमने डालना है। मैं थोड़ा नाज़रीन को दिखाना चाहूँगा कि गोंद कतीरा इस शेप में होता है। ठीक है, सही। तो गोंद कतीरे का पाउडर जो है वो भी हमने इसमें डालना है 1 टेबल स्पून। ओके, ठीक है। तो ये 3 चीजें हो गई और तीनों चीजों के पाउडर डल रहे हैं इसमें। तीनों चीजों के पाउडर डल रहे हैं। आप ज्यादा बनाना चाह रहे हैं, हम वजन कर लें। सही। इसको बना के रखें और आधी चमची सुबह शाम आप ले लें। आपके गर्दन के दर्द और ये जो पट्ठों वाले दर्द हैं ऊपर वाले एरिया में। नहीं, आधी चमची कैसे लें, मतलब लाइक पानी के साथ? पानी के साथ। ओके ओके। दूध अच्छा लगता है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, क्या है, इससे पेन कम होता है बेसिकली, जो पेन रिलैक्सेंट। हाँ, नहीं रिलैक्स भी करेगा, लेकिन क्योंकि इसमें गोंद कतीरा है तो सदियों से नानी दादियाँ हड्डियों के लिए इस्तेमाल करती है। तो सूरजजान शीनी खुद एक जो है विटामिन अपने अंदर रखती है, वो जो आपके मसल को पावर करती है। ठीक है। एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है, एजाज रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम एजाज, गुड मॉर्निंग। क्या सवाल है आपका और किससे? मेरा सवाल ये है जी कि डॉक्टर ईसा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर ईसा साहब से मैंने बात करना चाहता हूँ। जी जी, सब भाई बात कर रहे हैं आपसे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाई। अच्छा सर, मेरी जो वाइफ है उनकी कोई 26 ईयर एज है। ठीक है। और अभी फर्स्ट मंथ है बेबी को। ठीक है। और लेकिन उनको बड़े अरसे से उनकी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें पेन होता है। उनके ये मसल जो है कंधे और घुटने, इसमें इतना शदीद दर्द होता है कि हम तो बहुत अरसे से दवाइयाँ ले लेके थक गए हैं। बिल्कुल सही है। देखें, अभी जो मैंने एक ड्रिंक बनाया है, एक तो आप उनको वो पिलाएं, और सेकंडली ये है कि क्योंकि मोहरों का जब मसला होता है तो उसका टेस्ट होना ज़रूरी है। ख़ासतौर पे कमर में ज़्यादातर आजकल होना नहीं चाहिए इस एज में, लेकिन बहरहाल L4 L5 के मसाइल हम यंगस्टर में ज़्यादा पहले इनको था नहीं ऐसा डॉक्टर साहब, लेकिन अब जो है इनको। जी। अच्छा, वैसे मैं जनरल नॉलेज के लिए भी इसलिए बता दूं कि ये एज जो है ना, 50-60 साल वाली कोई खातून अगर शिकायत करे समझ में आता है। 26 साल की लड़की जब हड्डियों के दर्द की शिकायत करे तो मैं ज़रूर अपनी माँओं बहनों से कहता हूँ कि देखें, इसकी वजह बनने की मेजोरिटी में हमारे बच्चियों में जब लिकोरिया की शिकायत होती है तो पता होता नहीं है, वो हमारी हड्डियों का दीमक है। अगर वो है तो खुदारा उसका इलाज ज़रूर करें। और अगर हड्डियों में अब दर्द हो ही चुका है तो उसके लिए आप 4 चीज़ें ले लें।
आप इसगंद ले लें, सही, आप कस्ते शीरी ले लें, आप सिंघाड़ा ले लें, तीनों को 20-20 ग्राम ले लें, 10 ग्राम इसमें सौंठ डाल दें, 4 चीज़ मिलाकर पाउडर बना लें, आधी चमची सुबह शाम दे दें ताकि आपके मसल और हड्डियां स्ट्रॉन्ग हो। बाकी अगर कोई पीछे डिजीज है तो आप जरूर चेक कराएं जहाँ पे भी है। मैं बना चुका हूँ, खुरम भाई को टाइप दे। क्या बात है। एक कॉलर है, इससे पहले कि आपकी तरफ में हिना है हमारे साथ सियालकोट से। हिना गुड मॉर्निंग, किनसे सवाल करना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहूँगी कि मेरी एज जो है वो 29 है और मैं डायबिटिक पेशेंट भी हूँ। तो मुझे जो प्रॉब्लम है, मेरे सर में सेंटर के जो फ्रंट के बाल हैं वो बहुत कम है और वो वाइट भी है ना जी। अच्छा मिसेस, इसके लिए आपने क्या क्या यूज़ किया, कुछ इस्तेमाल किए पहले चीज़ें आपने? नहीं, मैंने इसके लिए कभी कुछ इस्तेमाल नहीं किया जी। मैं से ना बिल्कुल, मैं आपको बड़ा सिंपल बता रहा हूँ। बस बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह कि आपकी डाइट में ना खुराक जो है उसमें प्रोटीन का इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए, जैसे कि छोले, चने, मलका मसूर की ब्राउन दाल होती है, दूध ज़रूर पीजिएगा, थोड़ा बहुत दही का इस्तेमाल करें और सबसे इम्पॉर्टेंट मछली हफ्ते में एक दफ़ा, ठीक है? अच्छा जी, बाल अगर आपके वाइट हो रहे हैं तो देखिए मैं आपको मैं बिल्कुल ऑयल बता रहा हूँ और आपको भेजेंगे भी हम यहाँ से, ठीक है? ये देखिए, आप ज़रा इसको फोकस करें, ये देखिए पूरा एक वॉल्केनो, एक पहाड़ आएगा, ठीक है जी? ये देखें, आपको मैं ये भेज भी रहा हूँ, इससे बड़े तेजी से आपके बाल जो प्री मेच्योर ग्रेइंग हो रही है वो क्लियर होंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है जी, 1/3 आप लेंगे जी आंवले का तेल, 1/3, ठीक है जी? 1/3 आप लेंगे मीठे बादाम का तेल और 1/3 आप लेंगे जैतून का या सरसों का तेल। उन तीनों तेल के अंदर 5 चीज़ें आपको एक एक मुट्ठी डालनी है। उसमें आप डालेंगे जी नागर मोती, रतन जौ, कलौंजी, अजवाइन और मुलेठी, ठीक है जी? 5 चीज़ें आपने खूब बॉईल की और ये तेल तैयार है। ये तो आप रोज़ाना सुरमा ऐड करके, जी सुरमा होता है ना आंखों में लगाते हैं, वो आप बालों में लगाया करें। और मैं ये 2 चीज़ें आपके लिए मिसना सियालकोट ज़रूर, अभी मैं आपका एड्रेस ले लूँगा और फिर आपको सेंड करेंगे। अच्छा, 2 टाइम इवनिंग प्रिमरोज ऑयल, वो तमाम आपका जो सर्कुलेशन है दौरान खून जो आप खाएंगी वो आपके बालों से लेके आपके पैरों तक जाएगा, तो बड़ा जल्दी फर्क पड़ेगा। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, स्ट्रेस तो नहीं लेती हैं आप ज्यादा? नींद सही है आपकी? स्ट्रेस कौन नहीं लेता डॉक्टर खुरम? बिल्कुल, नींद तो ठीक है, स्ट्रेस की थोड़ी आदत है लेने की। नहीं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप कोई एंटी एंजाइटी जैसे लोग टैबलेट लेते हैं वो नहीं लीजिएगा। आप रात को सोते हुए 1 कप दूध, ठीक है, उसके अंदर 1 बड़ा चमचा अच्छी तरह से ऐड करें पिसा हुआ खसखस, वो पिया करें आप। बड़ा एक तो सर्कुलेशन बढ़ेगा, नींद बहुत पुरसुकून आएगी, आपकी बाल बहुत जबरदस्ती। थैंक यू हिना। एक और कॉलर है आयशा फ्रॉम मुल्तान। आयशा गुड मॉर्निंग, प्लीज सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने डॉक्टर साहब से बात करनी थी। जी कीजिए। यहाँ पर मुल्तान में सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो मेरे ना स्किन पे हल्की हल्की झाइयाँ हैं। डॉक्टर साहब कोई ऐसी क्रीम बताइए और ऐसा सन ब्लॉक बताइए कि मेरे एक तो ये झाइयाँ खत्म हो जाएं और एक स्किन 1 टोन हो जाए, तो और अपनी बताइएगा। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ये रिक्वेस्ट करूँगा सारी बहनों से जी, पर वो क्रीमें जो पिगमेंटेशन के लिए यूज़ होती हैं ज़्यादातर वक्ती तौर पे तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही आप छोड़ते हैं तो ख़राब हो जाती है। पिगमेंटेशन के लिए प्रॉपर अगर मेडिसिन बनानी है, जो हम बनाते हैं जी, 2 किस्म की बनाते हैं। एक तो आप बना नहीं सकते, उसमें हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन जो आसान है उसमें आप ले लें ज़ाफ़रान 4 ग्राम ले लें, फिर बादाम ले लें। अब बादाम आप 20 ग्राम ले लें। बादाम, ज़ाफ़रान और हुस्न यूसुफ, निशास्ता, बाल झड़, ऑरेंज पील, 12 चीज़ों का पाउडर बना लें। 1 चमची सुबह शाम आप उसमें हनी में मिक्स करें, जितना आपको ज़रूरत है 1 टेबल स्पून ले लें। जहाँ जहाँ पिगमेंटेशन है वहाँ लगा के 1 घंटा छोड़ दें। अच्छा, अगर कुछ भी नहीं मिले तो लाइट करने के लिए बेहतरीन तरीका, आजकल मौसम आया हुआ है, किसी भी सिट्रस फ्रूट्स को ले लें, मौसमी ले लें, किन्नू ले लें, उसके छिलके का पेस्ट बना लें और जहाँ पिगमेंटेशन हल्का सा मसाज करें, मसाज करके 20 मिनट छोड़ दें। उसके बाद आप इसको धो लें। डेली बेसिस पे करेंगी तो ये लाइट हो जाएंगे। चलिए, और डॉक्टर खुरम आप जी बिल्कुल, मैं क्योंकि इसका कॉल थी मुल्तान से। अच्छा देखिए, आप कहीं नहीं जाएं, आप निश्तर मेडिकल कॉलेज के पास जितने लाइन से स्टोर्स हैं आप वहाँ जाएं, उनसे कहें मुझे अल्फा आर्बिटन ALPHA अल्फा आर्बिटन की क्रीम दे दें 2%, ठीक है? आप घर पे लाएं, उसे आप सिर्फ दूध की बलाई में ऐड करें और एवरी डे पूरे चेहरे पे, माथे से लेके, हमारा चेहरा यहाँ से लेके और ये जो कॉलर बोन्स होती हैं यहाँ पे और आपकी नेप ऑफ द नेक भी आएगी, ठीक है?
और घर पे मैं आपको बता रहा हूँ बड़ा सिंपल आप कैसे स्क्रब बनाएंगी, ठीक है। आपने क्या किया जी, चांद का वर्क लेंगी, ठीक है। उसके अंदर 5 चीज़ें आप ऐड करेंगे जी। हुस्न यूसुफ पाउडर, मुल्तानी मिट्टी, ठीक है। इसके साथ ऐड करेंगे जी खालिस हल्दी, और चौथी चीज़ इसके अंदर ऐड होगी जी रतन जौ, ठीक है। आप ये तमाम चीज़ें ऐड की, ठीक है। और ये देखिए इसके साथ ये आपने मिक्सचर बनाया, इसको लिया आपने, और इसके अंदर 2 चीज़ें ऐड करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा दूध, ठीक है। मैं आपको ये इसमें एडेड है, मैं चीज़ें आप परेशान नहीं होइएगा, मैं आपको इसे एग्जांपल दे रहा हूँ। ये आपने लिया दूध 2 से 3 चमचे, ठीक है। और थोड़ा सा अरके गुलाब, ठीक है। अरके गुलाब नहीं है तो नॉर्मल पानी भी ले सकते हैं। ये लिया मिक्सचर बना के, और ये पेस्ट बनेगा, ठीक है। अब ये पेस्ट बना के ये देखिए बड़ा ज़बरदस्त सा ये पेस्ट तैयार हो गया, ठीक है। अच्छा, आपने क्या किया, अगर आपके चेहरे पे झाइयाँ अंदर तक एम्बेडेड है तो आपने ये पेस्ट लिया और जहाँ जहाँ पूरे चेहरे पे आपने ये देखिए ये पूरा जम जाएगा। आपने ये मिक्सचर बना के पूरे चेहरे पे लगा दिया, हाफ एन आवर आप किचन का काम करिए। और थोड़ी देर के बाद जैसे बच्चों के मैल नहीं छुड़ाते वैसे ये कीजिएगा। और सुबह शाम आप लीजिएगा मेरी टाइम एक्सट्रैक्ट, ठीक है। मल्टीविटामिन मिलेगी मुल्तान में, पिक वाइट हम आपको जरूर भेजेंगे। ये मिसेस मुगले आजम की चीजें हैं। आज मैं कॉल नहीं कर रही वैसे अभी तक। मिसेस मुगले आजम प्लीज वेक अप एंड कॉल अस। और उनका जी बिल्कुल, तो ये आप करिएगा और फिर मुल्तान भी इंशाल्लाह जरूर भेजेंगे। वैसे देखा जाए ना, ये जो हमारे यहाँ कॉलर्स अभी भी आई वाइट बॉल के, बहुत ज्यादा बच्चे जो 20-15 साल हैं बाल सफेद हो रहे हैं जी, प्रीमेच्योर ग्रे। हेरिडिटरी भी तो होता है सर इसका, बेसिकली। हाँ, इसका एक और बैकग्राउंड जो है ना, ज्यादातर लोगों का जो फ्लू की वजह से भी होता है, नज़ला है, सॉरी जुकाम जो है ना अंदर गिरता है। अच्छा, तो बॉडी में आपका जिंक डैमेज होता है, बाल सफेद होते हैं। और वैसे ही जिंक का इंटेक हमारे यहाँ है नहीं, तो कोशिश करें उन चीजों में। और इसके लिए बड़ा अच्छा भी है एक ऑयल, माल कंगनी और हुंजुल का ऑयल दोनों मिला के लगाएं। अच्छा, कुछ करने की जरूरत नहीं। तो ये ऑयल लगाएं, ये भी आपने अच्छा बताया, लेकिन जिस तरह आपने कहा जिंक नहीं है तो क्या वाइटामिन ऐसा ले लें? 100 रुपए की जो सबसे आसान है, छोटी हड़ कंप्लीट ही जिंक है। छोटी हड़ या क्या इसका तरीका इस्तेमाल है? कितनी पाउडर बना ले, पाउडर बनाए, आधी चमची रोजाना दूध के साथ ले, बड़ी जबरदस्त चीज है। तो जिनमें जिंक की कमी है जिनके लिए छोटी हड़ जड़ी बूटी है ये। जी जी, नानी दादियां सब जानती हैं, छोटी हड़, बड़ी हड़, पीढ़ी। अबे तो हम मछली जरूर खाएं, मछली जरूर खाएं। चलिए, एक और कॉलर है आमना फ्रॉम सियालकोट, लाहौर। सॉरी आमना, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, मेरा आज का शो बहुत अच्छा है और मेरा सवाल डॉक्टर ईसा से है। जी जी कीजिए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि डॉक्टर ईसा को देख के तो सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। सच में जबरदस्त, क्या बात है ना, बहुत सारी इतनी ज्यादा रेमेडी लेके आते हैं ना कि हम घर बैठे डॉक्टर से आते हैं, हम खुश हो जाते हैं। क्या बात, काफी हद तक बीमारियां खत्म हो जाती हैं। मोहब्बत है मेरी बहन, ये आप लोगों की। बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कि अगर किसी को शुगर है, ठीक है, वो बार बार कहते हैं हमने शक्कर इस्तेमाल करनी है और कहते हैं चीनी नहीं करनी है। अब मुझे नहीं समझ आती, मीठा तो शक्कर में भी है और चीनी में भी है। अब दोनों में से कौन सा फायदेमंद है, करें या ना करें? क्योंकि फीकी चाय तो पी लेंगे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें इंसान वो शुगर जरूर डालनी पड़ती है। तो आप मुझे बताएं कि इसके लिए क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं जो नेचुरोपैथी में जो हमने स्टडी किया है, मैं क्या कहता हूँ लोगों से, शुगर तो जो वाइट शुगर है उससे बनी हुई तमाम चीज़ें नॉर्मल इंसान की जिंदगी के लिए भी एक खतरा है। तो वैसे ही नहीं लेना चाहिए। पुराना गुड़ लेना चाहिए लोगों को। हाँ, अगर वो शुगर का पेशेंट है और अनकंट्रोल्ड है तो उसको उससे भी बचना पड़ेगा। और उससे बड़ी खतरनाक चीज़ से बचना पड़ेगा, वो है गंदम की रोटी। अच्छा, अगर एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम खा लें तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होता है ग्लूकोज बन जाता है और तकरीबन 6 चम्मच बन जाता है। तो आप गंदम 1 किलो लेकर 2 किलो जौ का आटा डाल दें और जितने शुगर वाले खाएं मजे से। अच्छा, सेकंड ये है कि गुड़ पुराने के लिए तो मैं रिकमेंड कर सकता हूँ, अगर वो दिन में 1-आधा दफा लेते हैं तो शुगर वाला पुराना गुड़, मैं ब्राउन शुगर की बात नहीं कर रहा हूँ और बाकी कोई शुगर की बात नहीं कर रहा हूँ, वो ले सकते हैं। और सारे जो फल हैं आजकल आए में, अनार आया हुआ है, मीठा भी है, खट्टा भी है, दिल चाह रहा है खा लें। इस तरह के और बहुत सारे फल हैं जो थोड़े से सिट्रस होते हैं, वो शुगर वाला खाए। ये ना कि वो कह रहा है कि मैं केला खाता हूँ, मैंने कहा खट्टा नहीं है। सिंघाड़े खा ले, सिंघाड़ा खा ले। सिंघाड़ा तो आजकल देखें, एक चीज हमें यहाँ याद रखें, मौसम का फल दवाई है। आप जो मेडिसिन पर पैसे लगा रहे हैं ना, आप उस फल पर लगाएं। आप यकीन करें, ये लोग नहीं जानते।
वो समझते हैं हर्बलिस्ट के पास जाएंगे, डॉक्टर ईसा सोने की दवाई बना देगा, वही सब्जियां, वही चीज है, वही आप बताएंगे कैसे, वही कूट के खिला रहे हैं ना, अभी देखे ना। तो बेहतर है डायरेक्टली आप वो फ्रूट खा लें डायरेक्टली। और स्टेविया जो है वो एक बड़ा अच्छा हर्ब है, ठीक है। अगर आप 2 चाय बाकी जितने भी अगर आप 8-10 कप पीते हैं वो गलत है, अगर 3-4 भी पीते हैं, अगर 2 कप में अगर 2 में 1-1 चमचा स्टेविया, जो नेचुरल हर्ब है, वो मिठास होती है, पत्ता होता है, ठीक है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं डायबिटीज वाले, मगर डॉक्टर के मशवरे के साथ। स्टेविया बहुत सेफ होता है। अच्छा डॉक्टर ईसा, अक्सर जब किसी मेडिसिन का हमने इस्तेमाल करना होता है तो समटाइम वो मेडिसिन सूट नहीं करती, सेम गोज फॉर ऑल द थिंग्स। फॉर एग्जांपल अगर ये कोकोनट ऑयल की हम बात करें, कुछ लोगों को सूट नहीं भी करता, ये दिस इज फॉर ऑल। नहीं, मेरा ये ख्याल है कि बेसिकली कोई भी नेचर में, जैसे अब अंडे को ही ले लें, बहुत सारे नहीं खा सकते हैं लोग बिकॉज ऑफ एलर्जी, तो हो सकता है कि वो चीज सूट ना करे कोई भी ऐसी, लेकिन उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है ऐसे जैसे बाकी दवाइयों के होते हैं, रिएक्शन हो जाते हैं। अब ये होता है ना कि हमारे यहाँ ज्यादातर लोग जो है वो गूगल बाबा को देख रहे होते हैं। अब गूगल बाबा पे बहुत सारी चीजें सही नहीं है। ये महक से पूछ लिया, महक ने कहा पी लो तो पी लिया। हाँ, तो वेरिफिकेशन हम भी इवन बहुत सारी चीजें यहाँ बता रहे होते हैं, तो वो उसमें बहुत सारी चीजें बहुत सारे लोगों के नहीं ली हो। एक कॉलर भी है हमारे साथ, निम्रा है फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम निम्रा, गुड मॉर्निंग, किससे सवाल करेंगे आप? गुड मॉर्निंग, आपका शो बहुत अच्छा है। मैं काफी अच्छे से कॉल मिला रही थी लेकिन कॉल नहीं मिल रही। आज मिल गई, मुबारक हो। आप सवाल कीजिए। मुझे डॉक्टर ईसा और डॉक्टर खुरम शहजाद से बात करनी है। कीजिए बेटा, मुझसे बात करें, डॉक्टर खुरम आए नहीं है। जी डॉक्टर साहब, मेरी एज बहुत मतलब इतनी ज्यादा नहीं है, 24 एज है, लेकिन मेरा वेट बहुत ज्यादा है, 100 kg। बहुत रेमेडीज इस्तेमाल की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा बेटा, बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे आपकी एज की जो हमारी बेटियां हैं, उनके सबसे बड़े मसाइल बेली थाई सब बढ़ रहा है। 2 टेस्ट तो ज़रूर करा लें ताकि आपके पैसे ज़ाया न हो किसी डॉक्टर के पास। एक T3 T4 TSH भी करवाए हैं, डॉक्टर से ट्रीटमेंट भी करवाया है, लेकिन किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है बेटा, अभी बताते हैं, अभी बताते हैं। एक सवाल और पूछ लें, आपने निम्रा कोई टैबलेट खाई है कोई वेट लूज करने के लिए? हमारे घर वाले बहुत परेशान है, हमने इतना ट्रीटमेंट करवाया है, बहुत महंगा। नहीं, गोली जो खाई है वो कौन सी खाई है? स्लिम और आई थिंक कुछ के तो नाम नहीं आते मुझे। चलें मैं बताता हूं। एक तो इनको कॉल बहुत देर से मिली, तो मैं आपके लिए 2 काम करता हूं। एक मुझे पीसीओ का अल्ट्रासाउंड और एक T3 T4 2 टेस्ट भिजवा दें। मैं हर महीने आपका 6 किलो वजन कम करूंगा और बगैर पैसों से। ये मेरी तरफ से गिफ्ट होगा। देखिए कॉल करने का कितना फायदा होता है। लेकिन 2 टेस्ट चाहिए, 2 टेस्ट की रिपोर्ट्स आपने देनी है। पर आप व्हाट्सएप कर दें। ठीक है, चलिए निम्रा, आप अपना प्लीज नंबर दे दीजिए हमारे कंट्रोल रूम को, सो दैट वो नंबर हम डॉक्टर ईसा के साथ शेयर कर लें। जी डॉक्टर खुरम। जी बिल्कुल, जल्दी से निम्रा को बता के फिर मैं। अच्छा निम्रा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप फैसलाबाद में जाएंगी, बड़ी जो फार्मेसीज होती है जैसे बूट्स के नाम से बहुत सारी, वहाँ का मुझे L-आर्जिनिन, ठीक है, L-आर्जिनिन की टैबलेट दे दें, वो 3 टाइम्स अ डे। L-आर्जिनिन वो बहुत तेजी से आपका मेटाबॉलिक क्लॉक जो है वो तेज करेगी। अच्छा, रोटी चावल सब खाओ, हाई फाइबर कंटेंट, ब्राउन आटा, ब्राउन चावल, ब्राउन शक्कर, और थोड़ा सा कुछ भी नहीं करो, सिर्फ आप स्किपिंग करो, ठीक है, हाफ एन आवर, देखो बहुत जल्दी फर्क पड़ता है। अच्छा जी, फटी एड़ियां, फटे हाथ पैर, फटे होंठ, गाल भी अक्सर लोग फट जाते हैं। बच्चों के बहुत सारे चीज जो होते हैं, एटोपिक डर्मेटाइटिस बड़ा कॉमन इशू है। आज बकरी का जिक्र नहीं कर रहे थे। बिल्कुल आएगा, आप देखिएगा। बकरी खास बात है, ये पूरे पाकिस्तान में वाहिद बकरी है जी जो सर्दियों में अंडे देती है और गर्मियों में दूध देती है। बताओ सबको। इमरान खान साहब ले जाएंगे बकरी को। इमरान खान साहब की बड़ी एफर्ट्स हैं भाई। अच्छा जी, बकरी का दूध पीते हैं, उन्हें पसंद है, तो मैं इसलिए भाई उनकी मेहनत, उनकी एफर्ट्स, उनको चाहिए, हम लोग हमें सबको चाहिए कि उनको जितना रिलैक्स कर सकते हैं, जितने उनके अंदर बर्डन है। चले हम इमरान खान की बात करते हैं, वफाकी दारुल हुकूमत से कॉल आ गई, सबा की कॉल आई है, लेकिन सबा की कॉल आई है। सबा से हमें याद आ जाता है कुछ और, क्या बैलेंस नहीं, वो वाली सबा नहीं है। सबा गुड मॉर्निंग। सबा ने माइंड कर लिया हमारी ये बात। कॉल हमारी शायद ड्रॉप हो गई है, हमारी कॉल ड्रॉप हो गई है, क्रेडिट खत्म हो गया है। मुझे अब लग रहा है वही सवाल थी। चलिए डॉक्टर साहब आप बताएं। अच्छा देखिए, बहुत सारे बच्चों के चीक्स फट रहे होते हैं, ठीक है, और बहुत सारी खवातीन के हाथ पैर किचन का काम करती हैं, तो ये जो आपके नकल्स होते हैं और साथ भी क्यूटिकल्स होते हैं, बहुत शदीद पेन होता है। आप
साबुन पानी में हाथ डालते हैं, बड़ा सिंपल सा, खुद घर में बना सकती है, मगर मैं आपको रेडीमेड चीज़ें बताता हूँ। देखिए एक कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर ईरानी गुलाब, ठीक है, एलोवेरा, अखरोट का एक्सट्रैक्ट और इसके साथ ऐड करेंगे एलोवेरा, चार चीज़ें हैं, ठीक है। आपने क्या किया, ये क्रीम तकरीबन आपने ली 4 से 5 टेबल स्पून, ठीक है। उसके साथ ऐड करेंगे घर के अंदर अगर आपके मौजूद है कंडेंस्ड मिल्क, ठीक है, विदाउट शक्कर, ठीक है, तो वो देखिए उसके साथ ऐड करेंगे ये दूध। घर में आपके मौजूद होगा मीठे बादाम का तेल, अगर वो नहीं है तो आप उसके अंदर लेवेंडर ऑयल भी ले सकते हैं, या फिर कुछ भी नहीं तो सरसों का तेल, ठीक है। हम फिलहाल इसमें ये जो हमारा बालों वाला है इसको ऐड करेंगे जी। और बाज़ार से, रावलपिंडी से, इस्लामाबाद से, जहाँ भी आप मौजूद हैं, आपको मिलेगा बाज़ार में एक चीज़ होती है लेनोलिन, LANOLIN, बहुत सिंपल सी है, शायद मेरे ख्याल है 200 रुपये की तकरीबन 1 किलो तक मिल जाती है, ठीक है। बिल्कुल जी, आपने किया लेनोलिन और लैक्टिक एसिड का कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये मिला के, अच्छा हर किसी को जिसको भी एलर्जी है, बच्चे हैं, बड़े हैं, चीक्स फट रहे हैं आपके जी, और आपके हाथ पैर फट रहे हैं, और ख़ास तौर पे क्यूटिकल जो साबुन पानी का ख़वातीन काम करती हैं, आपने ये मिक्सचर बनाया और इसको लेके अच्छी तरह से आपने, ये देखिए मैं आपको खुद लगा के दिखाता हूँ, ये बड़ा सिंपल सा कॉम्बिनेशन बनेगा और बड़ा क्रीमी होगा, ये आपकी पूरी स्किन पी जाएगी। ये देखें टेक्सचर, ठीक है, क्रीम बन गई, बिल्कुल क्रीम, और ये बड़ा उस तरह की क्रीम होगी जिनको एक्नी होती है, जिनको कील मुहासे होते हैं, उनकी स्किन को डैमेज भी नहीं करेगी। आप ये लगाएंगे तो आपको क्या होता है, जो ड्राइनेस होती है स्किन की, और जो सुबह को उठ के आपको लगता है लाइट रिंकल्स आ रहे हैं, क्रॉस फीट यानी यहाँ पे लाइनें, ठीक है, थोड़े लड़कियों की चेहरा बड़ा सही होता है, गर्दन बहुत ज्यादा जो वो कहलाती है गीज स्किन यानी मुर्गाबी जैसी लाइनें आती हैं सर्दी में, तो आप ये लगाएं, बड़ा सिंपल सा, बड़ा सूदिंग, पूरी बॉडी पे लगाएं। इसको लगा के आप किचन का काम भी कर, थोड़ी देर के बाद ड्राई हो जाएगा, किचन का काम भी कर सकते हैं, हाथ पैर जो आपके फट रहे हैं, और खासतौर पूरे बच्चों के फेस पे लगाएंगे, नैपी एरिया में भी, नैपी एरिया में बच्चों का बहुत रैश होती है सर्दियों में बहुत, और कैंडिडाइसिस एक बीमारी होती है, इसी से आती है, तो वो बिल्कुल तेजी से। एक कॉलर है हमारे पास, मिसेस सरफराज फ्रॉम कराची, गुड मॉर्निंग। तो लगा ही लिया मिसेस सरफराज, इनकी लाइन भी लगता है, ओके लाइन मिल चुकी है। मिसेस सरफराज गुड मॉर्निंग, किनसे सवाल करना चाहेंगी? डॉक्टर ईसा से। ठीक है, प्लीज कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप जो सीने पे हाथ रख करके और शुक्रिया अदा करते हैं अपने सामीन को, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और सर मुझे आपसे रिक्वेस्ट है कि ये बता दें कि बच्चियों की हाइट जो है कितने साल तक के बढ़ती हैं, और चूंकि मेरी एक बच्ची है काफ़ी वीक है, उनकी हाइट के लिए मैं ज़रा आपसे ट्रीटमेंट लेना चाहती हूँ और मशवरा भी चाहती हूँ कि क्या दवाई घर पे बता सकते हैं आप, जो जड़ी बूटियाँ बताते हैं। अच्छा बेटा, आपकी बच्ची की उम्र क्या है? बच्ची की उम्र 18 साल होने वाली है। कमर में या टांगों में दर्द की शिकायत करती है? हाँ, टांगों में दर्द होती है। तबीयत में चिड़चिड़ापन है? जी जी। थोड़ा खाना खाती है, पेट भर जाता है? हाँ, बस उनका पानी पीने की चोर है? पानी पीने की चोर भी हैं और काफी सुस्त रहती हैं, मतलब वो तो पहले इसका इलाज करें बेटा। आप माँ हैं तो मैं बता देता हूँ, इसका कद नहीं बढ़ेगा जब तक आप इसका इलाज नहीं करेंगी, और इलाज कहीं से भी कर ले, लेकिन बीमारी मैं बता देता हूँ। इस बच्ची को थोड़ी सी लिकोरिया की शिकायत है, कद नहीं बढ़ता और ये खाती भी नहीं है, तो इससे मसाइल और बढ़ेंगे। तो अभी उसकी उम्र है बच्ची की, अल्लाह ताला उसको सेहत दे। पहले लिकोरिया का इलाज करें, फिर कद बढ़ाने की जितनी दवाइयाँ मुझसे खा लें, फ्री में खा लें, लेकिन पहले इसका करें, क्योंकि बुजुर्ग कहते हैं ये दीमक है। और अब 40s में जब ये पहुंच जाती है ना, हमारी बहनें फिर दर्दों का बैठ के इलाज करा रही है। अल्लाह सेहत दे, लेकिन चलिए मैंने बीमारी डायग्नोस कर दी, अब वो बिल्कुल इलाज करेंगे। खैरुन्निसा एक और कॉलर हमारे साथ है कराची से। खैरुन्निसा गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? और डॉक्टर ईसा से बात करनी थी। जी 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर ईसा, हम लोग आपके बहुत फैन हैं और आपके टोटके इस्तेमाल करते रहते हैं। अच्छा, कहाँ से बात करी मैं? कराची से। मैं कोरंगी से बात कर रही हूँ। अच्छा, कराची। जी जी। मेरी बेटी के बारे में पूछना था, उसका वजन बहुत बढ़ गया है। ठीक है। और इसके अलावा इसके सर में जरा गंदपन सा भी आ रहा है, बहुत इलाज करवाया लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। एज क्या है उनकी? 24 साल है। 24 साल, अच्छा ठीक है। गंजपन के लिए तो आप ये कर सकती हैं घर में, जो आसानी से बनाया जा सकता है। उसके लिए आप कैस्टर ऑयल ले लें, 40 ग्राम 40 ml कैस्टर ऑयल ले लें, और उसमें कद्दू का तेल जो है वो भी आप 40 ml डालिएगा। हाँ बहुत, कद्दू का तेल भी डालिएगा उसमें, और तीसरा तिलों का तेल
तीनों को हम वजन लेकर वो बालों में उसको लगाएं, जड़ों में लगाएं। और सेकेंडली जो वेट का ताल्लुक है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि 2 टेस्ट जो है बच्चियों के, खासतौर पे जिनका बिला वजह खा भी नहीं रही हो, वजन बढ़ रहा है और अंदर जान भी नहीं है, तो ऐसी सूरत में पॉसिबल है T3, T4, TH थायराइड प्रोफाइल का टेस्ट होना। पीसीओ का भी इसलिए कराएंगे, समटाइम साइकिल सही होते हैं, पीसीओ होता है तो वो वेट बेली वगैरह बढ़ता है, बच्चियों के थोड़े से बाल भी आ जाते हैं, लेकिन दोनों काबिल इलाज है, आप कर सकती है। मीन टाइम पे आप चिया सीड ले लें। चिया सीड तुखमलंगा नहीं है, तो इसलिए चिया सीड किसी भी बड़े स्टोर से मिल जाएगा, आप वहां से ले लें और उसका 1 टेबल स्पून रात को पानी के गिलास में भिगो के रखें, सुबह शहद लेमन उसको डाल के दे दें। शुगर वाला शहद नहीं डालेगा, वो सिर्फ दालचीनी का पाउडर डालेगा। तो आप 1 टेबल स्पून रात को डाल के सुबह पिला दें और शाम को डाल के रात को सोने से पहले पिला दें। इससे बेली और थाई कम होगा, लेकिन बैकग्राउंड पर जो 2 टेस्ट है वो जरूर करा लें। खुरम, आप इतना मुस्कुराए कद्दू के तेल पे? नहीं, मैंने बिल्कुल सही कह रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट कद्दू का तेल नहीं, मैं कद्दू का तेल देखिए, लोग कद्दू को बड़ा अवॉइड करते हैं। अगर आपको चाहते हैं आपकी बोन्स में बड़ी, हड्डियों में बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहे, ठीक है, कोलेजन इनहैंस करता है, ठीक है, पंपकिन सीड्स और बाहर के, अगर पंपकिन सीड्स आ जाते हैं या कोई चीज पंपकिन की आ जाती है तो हमारे लिए बड़ी वैल्यूएबल होती है। कद्दू होती है तो वो डाउन हो जाती है। जी, थैंक यू सो वेरी मच, आप दोनों साथ मौजूद थे हमारे, हम आपसे गुफ्तगू करते हैं। कॉलर्स का भी शुक्रिया। मुलाकात का वक्त खत्म हुआ, आपसे मुलाकात करेंगे मंडे को दोबारा नए मौज़ूआत के साथ, नए मेहमानों के साथ। में बहुत सा ख्याल रखिए, वीकेंड पर घर के अंदर रहिए, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, स्टे होम स्टे सेफ। बेस्ट ऑफ भी तो देखिए ना। चलिए ठीक है, सैटरडे संडे बेस्ट ऑफ नया दिन देखिए। अल्लाह हाफिज।